हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मेरी प्यारी प्यारी जग से न्यारे सबोला आर्मी को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे लगता है ये न्यू ईयर पे आपका लेक्चर आ रहा होगा। और बेटा आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से प्यार से, जैसे मैं आपको तसल्ली से पढ़ा रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ, आप भी बिल्कुल तसल्ली के साथ में रिवीजन कर रहे होंगे। मैं ये आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। आज है बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, छोटा सा चैप्टर है, इसका वन शॉट लेक्चर आपके पास आ रहा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। जैसे हमने अभी तक सारी चीजों को बड़ी बेहतरीन तरीके से बेटा कवर किया है, वैसे ही इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद बेटा आपको प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करा दिया जाएगा टीम के द्वारा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है ना। बिल्कुल अटेंशन के साथ में पढ़ो बेटा, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ में पढ़ना है। और मन में एक ही चीज बेटा आपकी चलनी चाहिए, सिलेक्शन, ठीक है ना। सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, कोई भी बेटा डेविएशन अब आपको यहां से नहीं दिखानी है। सिर्फ एक टारगेट आपको बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आपका बेटा फोकस बहुत अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन है तो बहुत छोटा सा चैप्टर, बट आप देखोगे अगर रीसेंट ईयर का नीट का पैटर्न, तो इसमें से बेटा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं अच्छे खासे, 2-3 सवाल इसमें से भी बन जा रहे हैं। तो चैप्टर कहता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ दी नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट मैम बॉडी के अंदर कैसे बनते हैं, तो हमने लिखा हुआ है कि कई बार एक्सेस में इंजेक्शन की वजह से, और ऑफ कोर्स आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से, जो आपकी रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही है बेटा, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस आपकी चल रही है, तो इनकी वजह से क्या होता है बेटा, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए हार्मफुल है हमारी बॉडी में क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, बट इन जनरल जैसे अमोनिया बन गया, यूरिया बन गया, CO2 बन गया, H2O बन गया, बड़े सारे आयंस बन गए, ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इनकी टाइम टू टाइम रिमूवल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को जब आप रिमूव करते हैं तो इसी को आप बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये एनसीईआरटी की प्योर लाइंस है बेटा। तो एनसीईआरटी की लाइंस है, कहते हैं ड्यू टू एक्सेस यार, एक मैजिक पेन होता है ना, कौन सा होता है मैजिक पेन। अभी देखो मैं उस पे ना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, क्या ये है मैजिक पेन? यस यस, यही है मैजिक पेन। हाँ, इस मैजिक पेन का आज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला बेटा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंजेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एक्सेस ऑफ इंजेशन या फिर बेटा मेटाबॉलिज्म की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेट होते हैं और इनको जब आप रिमूव करते हैं बॉडी में से, इसी को आप बेटा क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो किसी भी एनिमल में बेटा मेजरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपको दिखते हैं वो कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट दिखते हैं, एक दिखता है यूरिक एसिड, एक यूरिया, एक अमोनिया। कि कौन यूरिया एलिमिनेट करता है, कौन अमोनिया एलिमिनेट आउट करता है, कौन यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करता है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण इवोल्यूशन है बेटा। हम सब जो हैं अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं, कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ पानी धरती दोनों पे रह सकते हैं लैंड पे, और कुछ एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। और इसी कारण से बेटा जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार बेटा सारी चीजें होती गई। थैंक यू भैया, इसमें थोड़ा सा मैं पानी खुद ही ऐड कर लूं क्या, ये वाला? ठीक है, मैं खुद ऐड कर लेती हूँ, कोई नहीं। तो बेटा मेन 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। और नाम से ही आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चा पाड़ी कि यार जो अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं अमोनोटेलिक। बेटा रिवीजन में इस तरीके से पढ़ाई करो कि क्लास में क्लास की चीजें लर्न हो जाए। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप क्या करना, अगर मैं एक एक स्लाइड पढ़ा रही हूँ ना बेटा, तो आप एक एक स्लाइड पूरा पढ़ो, फिर पॉज कर लो और फिर उस चीज को एक बारी और रिवाइज करो, इससे भी एफिशिएंसी अच्छी बनेगी। पॉज करके रिवाइज कर लो वापस से, अगर आपके लिए ये वर्क करता है तो ये चीज ट्राई करके देखो। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बट एक बार रिवाइज कर रहा है वो, तो आप वन शॉट देख सकते हो। जो पहली बार पढ़ रहा है वो एक एक स्लाइड देखने के बाद ना पॉज करके लिख लिख के इसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो। आई थिंक कि आपको बेटर चीजें रिटेन होंगी, ठीक है ना। अब बेटा मैंने बोला कि जो अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं वो अमोनोटेलिक हो गए, जो यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं वो यूरियोटेलिक हो गए, जो बेटा यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करते हैं वो यूरिकोटेलिक एनिमल्स हो गए। अमोनिया जो होता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है बेटा, जस्ट लाइक योर बुआ, ठीक है। नो नो, बुआज आर वेरी स्वीट यार, बुआज आर नॉट टॉक्सिक बेटा, वेरी बैड, माई बुआ इज वेरी स्वीट। तो अमोनिया जब आप एलिमिनेट आउट करते हो वो बहुत टॉक्सिक है। देखो हम नहीं करते हैं, हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है। अभी हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ा भी था कि एक हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है मैम, लिवर और इंटेस्टाइन के बीच का कनेक्शन है। तो जो भी आपका अमोनिया इंटेस्टाइन से आप बेटा हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में लेके आते हो, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हो, तभी आप उसको
इवेंचुअली हार्ट में भेजते हो और यूरिया को ही एलिमिनेट करते हो। आप अमोनिया एलिमिनेट नहीं कर सकते, इट इज वेरी टॉक्सिक, बट हमारी बॉडी में बनता है। आप अमोनिया यूरिया को कंपेयर करोगे ना बेटा, यूरिया जो होता है 1 लाख टाइम्स ज्यादा टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। और ये चीज क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी दैट अमोनिया इज 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। अमोनिया इज 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया। अब बेटा देखो सबका कंपैरिजन, यूरिया एलिमिनेट किया तो यूरिओटेलिक, यूरिक एसिड सी है बेटा तो यूरिकोटेलिक। सबसे ज्यादा टॉक्सिक ये, सबसे कम टॉक्सिक बेटा ये। अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है यूजुअली। आप इसीलिए इसके एग्जांपल्स देखोगे वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के आसपास रहते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। यूरिया एलिमिनेट आउट करने के लिए मॉडरेट मतलब मीडियम अमाउंट में पानी चाहिए होता है। यूरिक एसिड को एलिमिनेट आउट करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम्पल याद नहीं होगा तो फायदा कुछ नहीं है बेटा। अब देखो हमने लिखा हुआ है पानी में, जो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं और पानी में रहने वाले एम्फीबियंस हैं। देखो मैं कैसे याद करती हूँ आपको भी वही बता रही हूँ। इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स बेटा अमोनोटेलिक, एक्वेटिक बेटा एम्फीबियंस भी अमोनोटेलिक। ये दोनों क्या है? अमोनोटेलिक। एक्वेटिक है ना तो अमोनोटेलिक हो गए। इसके अलावा बोनीफिश याद रख लो। अब एक्वेटिक इंसेक्ट तो अमोनोटेलिक है, बट टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट जो कि कॉकरोच है, क्या था उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेटा? यूरिक एसिड, तो वो क्या हो गया? यूरिकोटेलिक हो गया, ठीक है ना। एक्वेटिक एम्फीबियंस तो बेटा क्या हो गया? अमोनोटेलिक। बट टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, फ्रॉग बेटा याद करो, फ्रॉग क्या होता है? यूरिओटेलिक। तो यानी कि एक्वेटिक इंसेक्ट टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट को कंपेयर करो और एक्वेटिक एम्फीबियंस टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस को कंपेयर करो, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक्वेटिक वाले तो दोनों ही अमोनोटेलिक है, बट टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट यूरिकोटेलिक हो जाएंगे और टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस बेटा यूरिओटेलिक हो जाएंगे। बोनी फिश इधर आ गई। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है वो यूरिया एलिमिनेट आउट करती है तो वो यूरिओटेलिक हो गई बेटा। इसके अलावा आपके जो मैमल्स होते हैं यानी कि हम जो हैं बेटा वो कैसे हो जाते हैं? यूरिओटेलिक होते हैं। अच्छा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में आई थिंक ऐसे दिया होगा मरीन वाटर, समुद्री में, समुद्री जो मछलियां होती है तो कार्टिलेजिनस मछलियां जो होती है जैसे शार्क वो समुद्री होती है, मरीन होती है। तो एनसीईआरटी में ऐसे दिया होगा मरीन जो रहती हैं वो यूरिया एलिमिनेट आउट करती हैं। तो इसके अलावा टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट के अलावा यूरिक एसिड को एलिमिनेट करता है कैसे? एग्जांपल याद रहेगा, जो यूजुअली अंडे देते हैं बेटा एनिमल्स, जिनके अंडे हार्ड होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, जैसे आपके बेटा रेप्टाइल्स हो गए। तो एग, जो शेल्ड एग्स होते हैं वैसे वाले एनिमल्स भी बेटा यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करते हैं। और इसके अलावा लैंड स्नेल, इसको पॉज करो जो पहली दफा पढ़ रहा है और इसको बेटा वापस से रिकॉल करो, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मैम हो गया। अब हमने बोला है कि अमोनिया जो होता है यूजुअली अमोनियम आयंस के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। यूजुअली गिल सरफेस से इसको आप एलिमिनेट आउट करते हो। किडनी का बहुत खासा रोल नहीं होता है अमोनिया को एलिमिनेट आउट करने में। यूरिक एसिड के बारे में हमने एक बात लिखी है जो एनिमल किंगडम में भी हम पढ़ते हैं कि यूरिक एसिड को यूजुअली एलिमिनेट आउट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट विद लीस्ट रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे बर्ड्स बेटा आपके ऊपर कभी कभी कर देती है ना शिट, आप बोलते हो, तो वो जो पेलेट और पेस्ट, उसी को पेलेट और पेस्ट बोलते हैं, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये मैंने होमवर्क दिया होगा क्योंकि मैंने स्लाइड कॉपी पेस्ट की है ना, तो इसको इग्नोर कर दो भाई। अगला 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 अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमने पढ़ लिए। अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हम जरा पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा इस पर्टिकुलर स्लाइड से। अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दिए हुए, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया, एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, मैल्फिगियन टिब्यूल्स, किडनी। देखो किडनी सबसे एडवांस्ड है, तो एडवांस्ड जो है यानी कि वर्टिब्रेट्स, फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, इन सब में आपको किडनी मिलेगी। ये है मैल्फिगियन टिब्यूल्स। मैल्फिगियन टिब्यूल्स बेटा आपको किस में मिलती है? कुछ आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स जैसे कि इंसेक्ट, इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, हम पढ़ेंगे भी आगे कि कॉकरोच में मैल्फिगियन टिब्यूल्स होते हैं। फिर बेटा होते हैं एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स। देखो मैल्फिगियन टिब्यूल्स और एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स दोनों आर्थ्रोपोड्स में, बट आर्थ्रोपोड्स बहुत बड़ा फाइलम है, तो उसके कुछ एनिमल्स यानी कि कुछ इंसेक्ट्स, इनमें आपको क्या मिलते हैं बेटा? मैल्फिगियन टिब्यूल्स। और आर्थ्रोपोड्स की ही कैटेगरी होती है बेटा जिसे क्रस्टेशियंस बोलते हैं। तो ये जो क्रस्टेशियंस है ना बेटा, इसका एक एग्जाम्पल है हमारा प्रॉन। प्रॉन जो है एक आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोडा में भी पर्टिकुलरली वो इंसेक्ट नहीं है, वो क्रस्टेशियन है। तो क्रस्टेशिया में होते हैं आपके एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। फिर आते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया आपको अर्थवर्म में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अर्थवर्म यानी कि एनालिडा में आपको बेटा मिलता है नेफ्रीडिया। अर्थवर्म के अलावा भी कुछ एनालिड्स में और आपको नेफ्रीडिया मिलता है, लेकिन एनालिडा में केवल नेफ्रीडिया नहीं मिलता बेटा। एनालिडा में आपको प्रोटोनेफ्रीडिया भी मिल सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है सम एनालिड्स। तो सम एनालिड्स बेटा मे हैव प्रोटोनेफ्रीडिया,
फ्लेम सेल्स एंड सम एनालिड्स में आल्सो हैव नेफ्रीडिया। एक एनालिडा का एग्जांपल नेफ्रीडिया में याद रख लो, दैट इज अर्थवर्म। P फॉर प्रोटो नेफ्रीडिया बेटा, P फॉर प्रोटोकॉर्डेट्स, P फॉर प्लैटीहेलमिंथेस, ऐसे एग्जांपल याद रहेगा। प्लैटीहेलमिंथेस में एक आता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया प्लैटीहेलमिंथेस का एग्जांपल है। P फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया प्लैटी में दिख गया आपको। और एक सब फाइलम होता है जो आगे आपको मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी, जो प्रोटोकॉर्डेट है। तो P फॉर प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट्स में एक आता है सेफेलोकॉर्डेटा। तो सेफेलोकॉर्डेटा इज आल्सो बेटा हैविंग प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स। एनसीईआरटी ने एनिमल किंगडम में सेफेलोकॉर्डेटा का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, ब्रैंकियोस्टोमा। सेफेलोकॉर्डेट का एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, ब्रैंकियोस्टोमा। उसके मल्टीपल नेम होते हैं, लैंसलेट भी बोलते हैं, एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। इसके पास भी क्या होता है बेटा, प्रोटोनेफ्रीडिया। तो कितना आसान है, P फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, प्लैटीहेलमिंथेस हो गया, सेफेलोकॉर्डेट्स हो गया। ज़ूप्लैंक्टन एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, ज़ूप्लैंक्टन का। ज़ूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जो पानी के करंट के साथ बेटा मूव करते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। रोटीफर्स, रोटीफर्स में भी प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया और कुछ एनालिड्स में भी प्रोटोनेफ्रीडिया हो गया। देखो इजी, प्रोटोनेफ्रीडिया में आ गए सम एनालिड्स। प्लैटीहेलमिंथेस उसका एग्जांपल है प्लेनेरिया, सेफेलोकॉर्डेटा उसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, रोटीफर जो कि एक ज़ूप्लैंक्टन है। फिर आगे बेटा आपका नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया कुछ एनालिड्स में मिलता है जैसे कि अर्थवर्म। फिर आगे आपका बेटा एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स, ये कुछ आर्थ्रोपोड्स में दिखता है जैसे कि क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस का एग्जांपल क्या है, प्रॉन्स। फिर आगे मैलिफिकेंट ट्यूब्यूल्स, ये आपको आर्थ्रोपोड्स में दिखता है जैसे कि बेटा क्या एग्जांपल हो गए, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में आगे कॉकरोच। फिर आगे किडनी, किडनी तो आपको पता ही है किसमें दिखता है। आई होप बेटा समझ आ गया आप लोगों को। अब बेटा बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। जब हमने, अच्छा ये मैंने बच्चों को समझाने के लिए बोला था कि सेफेलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, तो आपको जो मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी फाइलम कॉर्डेटा के ना दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंडर आती है बेटा एक सब फाइलम जिसे सेफेलोकॉर्डेट्स बोलते हैं, और एक आते हैं यूकॉर्डेट्स, यूकॉर्डेट के अंडर आप पढ़ोगे एक सब फाइलम आता है जिसे आप बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। बात क्लियर है बेटा एकदम, ठीक है। अब क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है मैम, वन पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे पास है वन पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। एक यूरेथ्रा होती है, बचपन से बनाते हुआ डायग्राम है लेकिन फिर भी इसमें गलत हो जाता है बेटा, इसीलिए इस डायग्राम को ध्यान से देखो। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, राइट किडनी। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि बेटा राइट साइड पे ऊपर की तरफ लिवर है आपका। ये राइट किडनी हो गई बेटा, और ये हो गई आपकी लेफ्ट किडनी, ठीक है ना। राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। पता है ना बॉडी में, हार्ट में भी मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था तो कैसे समझना होता है। जैसे कोई बंदा बॉडी को अगर खोलेगा तो अब आपको सामने से जो चीज नजर आ रही है, तो बोर्ड के जो मैं इस साइड बनाऊंगी वो राइट किडनी होगा, और जो मैं बेटा क्या करूंगी इस साइड बनाऊंगी वो कौन सा किडनी होगा, लेफ्ट किडनी होगा। समझ में आ गई बेटा बात। तो बॉडी को खोला, जब आप पढ़ाई करोगे तो आप इसी तरीके से इधर सामने से जो देखोगे वही चीज हम बनाते हैं। दिस इज द राइट किडनी, दिस इज द लेफ्ट किडनी, ठीक है ना। तो राइट किडनी नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है बेटा। इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, किडनी से निकलता है जो यूरिन को कैरी करेगा वो डक्ट हो गए यूरेटर, वन पेयर। ये यूरिन को जहां लेके जाती है, जहां यूरिन टेम्परेली स्टोर हो सकता है उसे बोलते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से अल्टीमेटली यूरिन जहां से बाहर पास होगा बेटा इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। मेल का यूरेथ्रा लंबा होता है, फीमेल की यूरेथ्रा छोटी होती है। आपके बेटा आयोटा से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, तो इसी आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा रीनल आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा बेटा, किडनीज के अंदर। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा वो रीनल वेन, यहाँ जो रीनल वेन है इस रीनल वेन से होता हुआ कहां जाएगा बेटा, वीना केवा में। कौन सी वीना केवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है बेटा, वो होती है आपकी इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर वीना केवा लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करती है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इंफीरियर वीना केवा से कौन अटैच्ड है, आपकी रीनल वेन्स। और ये क्या है, आयोटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, इसी की ब्रांच क्या हो गई बेटा, रीनल आर्टरी। तो डायग्राम भी थोड़ा बहुत देख के जाया करो, इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले वन बाय वन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। किडनी के डायमेंशंस देख लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो भी चीज एनसीईआरटी में दी है डायमेंशंस वाइज वो आपको याद रखनी है बेटा। लेंथ हो गया 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गई बेटा 5 से 7 सेंटीमीटर, थिकनेस हो गया बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर।
इसका वेट होता है बेटा 120 से 170 ग्राम। अब किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? किडनी इज प्रेजेंट क्लोजर टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। आपके डॉर्सल बॉडी वॉल, यहाँ डॉर्सल बॉडी वॉल्स के बेटा क्लोज होती है आपकी किडनी, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री। लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री इज योर थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 12। ये मैं अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 12 होती है लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, एंड थर्ड नंबर वर्टिब्री, इसके बीच में इसकी लोकेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आप एड्रिनल ग्लैंड भी आगे पढ़ोगे, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आउटर कॉर्टेक्स हो गया और इनर हो गया बेटा मेड्यूला। ये किडनी का बेहद खूबसूरत डायग्राम है, और आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो आपके किडनी का ये बाहर वाला पार्ट हो गया बेटा कॉर्टेक्स वाला रीजन, जिसे मैंने येलो डॉट्स में रिप्रेजेंट किया है, और ये अंदर वाला हो गया बेटा मेड्यूला रीजन। ठीक है ना। किडनी के अराउंड एक कवरिंग होती है जिसे पिंक कलर से मैंने बनाया हुआ है, उससे बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इट्स आउटर टफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कॉर्टेक्स है बेटा, और ये मेड्यूला के पिरामिड्स होते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स। इसमें मैंने ये जो लाल 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 स्ट्राइएशंस दिखाई हैं, ये एक्चुअल में नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं ना। नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले ऐसे प्रेजेंट होता है कि वो इस तरीके के लाइंस के फॉर्म में दिख रहा होता है, स्ट्राइएशंस के फॉर्म में आपको दिख रहा होता है। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स, पिरामिड से आपको एक ऐसी ब्रांच दिख रही है, ये वाली बेटा, इस ब्रांच को बोला जाता है माइनर कैलाइसिस। एनसीईआरटी ने मेजर और माइनर कैलाइसिस वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया है, बट कैलाइसिस वर्ड का इस्तेमाल जरूर किया है। तो ये होते हैं बेटा आपके कैलाइसिस, जो डायरेक्टली आपके बेटा पिरामिड से निकल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं माइनर कैलाइसिस। जब ये माइनर कैलाइसिस फ्यूज कर जाते हैं तो ये आपको दिख रहा है मेजर कैलाइसिस, और मेजर कैलाइसिस ओपन इनटू दिस रीजन, इसे बोला जाता है रीनल पेल्विस। पूछा जाता है बेटा, रीनल पेल्विस बोलते हैं इसे। सो दिस रीनल पेल्विस के बारे में एनसीईआरटी कहती है, अरे भाई, इस रीनल पेल्विस के बारे में एनसीईआरटी कहती है दैट दिस इज अ ब्रॉड फनल शेप पार्ट दैट ओपन इनटू द कैलाइसिस। ऑल कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन ओपन्स हियर। बेटा सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके ऑब्वियसली इसी जगह पे सारा यूरिन को लेके आ रहे होंगे, है ना। और ये एनसीईआरटी कहती है कि ये जो पेल्विस है ये ओपन कर रहा है कैलाइसिस में। कह सकते हो, उल्टा भी कह सकते हो, और ये भी तो कह सकते हो ना बेटा, कैलाइसिस में ओपन हो रहा है ये रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस है और ये कैलाइसिस है, तो रीनल पेल्विस कैलाइसिस में ओपन हो रहा है। ठीक है। और यहां से इवेंचुअली यूरिन बाहर जाएगा, तो ये वाली डक्ट है आपकी यूरेटर। यहां आपको किडनी के कॉनकेव सरफेस पर एक ओपनिंग दिखती है, सिंगल ओपनिंग होती है किडनीज में, इसे बोला जाता है हाइलम। हाइलम इज अ सिंगल ओपनिंग इन द कॉनकेव साइड, जहां से सारे ब्लड वेजल्स, नर्व्स, यूरेटर चीजों की एंट्री या एग्जिट हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो ग्रीन वाले एरिया से मैंने पूरा बनाया हुआ है आपका मेड्यूला रीजन, बट ये जो येलो डॉटेड एरिया है जिसे मैं कॉर्टेक्स बोल रही हूँ, जो आउटर एरिया है, इस कॉर्टेक्स का कुछ कुछ एरिया आपको बेटा पिरामिड के बीच बीच में दिख रहा है, एक्सटेंडेड। ये बीच बीच में पिरामिड के दिख रहा है, कॉर्टेक्स का एक्सटेंडेड एरिया। कॉर्टेक्स अंदर की तरफ है, यहाँ इस एरिया को बोला जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई। क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई इज एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का जो एक्सटेंशन होता है उसी को बोला जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई। कोई दुखदार समस्या तो नहीं। ये मैंने नेफ्रॉन बना के बताए थे, जिसके कलेक्टिंग डक्ट लूप ऑफ हेनले की वजह से आपका जो ये पिरामिड है ये स्ट्राइएटेड दिखता है। किडनी की बात खत्म हो गई। किडनी में हमने कहा बेटा हर एक किडनी के अंदर 1 मिलियन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसे हम नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और सारा मामला इसी के पास है कंट्रोल में। ये जो जितनी भी यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है ये इसी नेफ्रॉन के कंट्रोल में, जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है। सोच के देखो कि इसीलिए तो बोलते हैं एक किडनी अगर हट भी गई तो भी सरवाइव कर सकते हो अगर किडनी आपकी ठीक ठाक है ना। अच्छा, किडनी के बाद अगला पार्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन को स्टोर कर सकता है टेम्पररीली बेटा। इसके पास स्मूथ मसल्स होते हैं जिन्हें डेट्रूसर मसल्स भी बोला जाता है, और इसी डेट्रूसर मसल्स की मदद से आप यूरिन को बाहर की डायरेक्शन में पुश करते हो बेटा। यूरिन बाहर आ पाता है जब आप यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हो। और इसी यूरिनरी ब्लैडर से आगे आपको दिख रहा होता है यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा में 2 दरवाजे होते हैं बेटा, अंदर की तरफ जिसे बोला जाता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और बाहर की तरफ जिसे बोला जाता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो इंटरनल वाला है, अंदर की तरफ वाले जो दरवाजे हैं, वो इनवॉलेंट्री है। आई फॉर इंटरनल स्फिंक्टर, आई फॉर इनवॉलेंट्री। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं बेटा वो वॉलेंट्री होते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार खुलते हैं, जिसके अनुसार आप यूरिनेशन करते हो। ठीक है ना। ब्लैडर में मसल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
इसी डेट्रियूसर मसल्स जिन्हें आप स्मूथ मसल्स बोल रहे हो, इनको ही कॉन्ट्रैक्ट करने पर यूरिन बाहर आता है। यूरिन के पास होने को ही डेट्रियूशन ऑफ यूरिन बोलते हैं, जिसकी वजह से इसे डेट्रियूसर मसल्स बोला गया। यूरेटर बेटा किडनी से निकला और क्या बोलते हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके गया। यूरेथ्रा बेटा मेल और फीमेल में अलग अलग है। फीमेल में देखो 2 से 4 सेंटीमीटर है, बहुत छोटा है, लेकिन मेल के केस में बहुत बड़ा होता है बेटा, 20 से 25 सेंटीमीटर। इसमें से आप यूरिन भी कैरी करवा सकते हो, मेल के केस में सीमन भी कैरी करा सकते हो। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा भी हुआ है, लेकिन वन एट अ टाइम। लेकिन फीमेल यूरेथ्रा ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग यूरिन। ठीक है, अब बात करते हैं नेफ्रॉन की मैम। तो नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसके बेटा 2 हिस्से होते हैं। एक होता है आपका ग्लोमेरुलस और एक होता है जिसे आप कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। बहुत क्लियरली एनसीईआरटी ने कहा है रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद बोमेन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल से, फिर आता है पीसीटी, फिर आता है लूप ऑफ हेनले, फिर आता है डीसीटी और फिर आता है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। इनफैक्ट आगे मैंने लिखा भी होगा, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है, इन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है मैल्फिगियन कॉर्पसल। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं बोलते हैं बेटा, मैल्फिगियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल या मैल्फिगियन बॉडी भी कहते हैं, लेकिन मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर से, आगे हमने लिखा भी होगा कहीं, तो मैंने ये लिखा भी होगा, देखो मैल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल, ये होता है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को एक साथ मिला के आप ऐसे बोलते हो। ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में आपको दिखता है और कुछ पार्ट मेड्यूला में आपको दिखता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के बताऊंगी, बड़ा वाला। तो आप देखोगे नेफ्रॉन का बेटा जो मैल्फिगियन बॉडी है, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, इसके अलावा पीसीटी एंड डीसीटी, ये आपको कॉर्टेक्स एरिया में दिखते हैं। लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये आपको बेटा मेड्यूला में दिखते हैं। मैंने कलेक्टिंग डक्ट के लिए लिखा भी हुआ है कि कलेक्टिंग डक्ट की शुरुआत तो कॉर्टेक्स में होती है और वो मेड्यूला तक अंदर जाती है। पहले आप इसे डिटेल में पढ़ो, फिर मैं इस डायग्राम में फिर से आऊंगी। देखो, ये आपका नेफ्रॉन का एक डिटेल्ड डायग्राम है। तो नेफ्रॉन में आप देख पा रहे होंगे बेटा ब्लड आ रहा है। ये वाली जो ब्लड वेसल है जो यहां ब्लड को लेके आ रही है, जिस ब्लड में यूरिया है जिसको आपको फिल्टर आउट करना है, ये जो ब्लड वेसल है बेटा इससे बोला जाता है रीनल आर्टरी। ये क्या है बेटा, ये है रीनल आर्टरी। इसको मैं लिख भी देती हूं, इससे कहा जाता है बेटा रीनल आर्टरी। ये ब्लड को लेके आ रही है जिस ब्लड को आपको फिल्टर करना है। रीनल आर्टरी बेटा ब्रेक डाउन करती है इनटू कैपिलरी नेटवर्क, जो आपको ये दिख रहा है। इस कैपिलरी नेटवर्क को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। इस कैपिलरी नेटवर्क को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, इसीलिए इसमें होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या होता है इसमें, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसी से ब्लड बेटा छनता है, ठीक है ना। और छन के ब्लड का कौन सा पार्ट छनता है बेटा, इसमें आप देखोगे ब्लड का कौन सा पार्ट छनता है, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट छनता है। आपके ब्लड के सेल्स बेटा फिल्टर आउट नहीं होते हैं, ब्लड सेल्स नहीं फिल्टर आउट होते हैं, ओनली द प्लाज्मा पार्ट गेट्स फिल्टर्ड आउट। कितना फिल्टर होता है, क्या रेट होती है, क्या कॉम्पोजिशन है, ये मैंने आगे भी आपको बताया। पहले आप नेफ्रॉन के पार्ट को समझो। तो पहला पार्ट हो गया आपका ग्लोमेरुलस। ब्लड छन के जिस जगह पे आया वो ये वाली जगह है जो कप जैसी आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगी कौन सी एपिथेलियम होती है, बट यही बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस, इसे आप बोलते हैं बेटा क्या, रीनल कॉर्पसल या मैल्फिगियन बॉडी। यहां से एक आपको कॉन्व्यूलेटेड पार्ट दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। इसमें होते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, माइक्रोविलाई वाले क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा यहां से कि इसमें ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, जिससे ज्यादा चीजों को आप रीअब्सॉर्ब कर सको। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन यहीं से होता है। फिर आती है बेटा आपकी लूप ऑफ हेनले, जो हेयर पिंच लाइक होती है, ये है आपकी लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में नीचे की डायरेक्शन में जो देखो आपका ब्लड में से जो भी चीज छनी, जिसे आप यहाँ पे फिल्टरेट बोलोगे, ये फिल्टरेट इस लूप ऑफ हेनले से नीचे जा रहा है ना, नीचे की डायरेक्शन में, इसीलिए इसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है DLOH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और इस लूप ऑफ हेनले से फिल्टरेट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसे हम बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तो यूनिफॉर्म डायमीटर का है, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक पार्ट पतला होता है, इसे थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ये जो ऊपर की डायरेक्शन में मोटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिख रहा है, इसे थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं।
असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आगे फिर से ऐसा एक बेटा कर्व कॉन्व्यूलेटेड पार्ट आया, इसे बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, ठीक है ना। और डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल जिस पार्ट में ओपन होता है इसे बोलते हैं आप कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट ना ऐसे ब्रांच्ड दिखता है, कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअल में ऐसे ब्रांच्ड दिखता है। क्यों पता है बेटा? क्योंकि एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर देखो ये ऐसे ब्रांच्ड, अरे यार जो कलेक्टिंग डक्ट है ना बेटा वो ऐसे ब्रांच दिखता है। क्यों ऐसे ब्रांच दिखता है? क्योंकि अरे कलेक्टिंग डक्ट ऐसे ब्रांच इसलिए दिखता है बेटा क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लूप, वो कलेक्टिंग डक्ट लूप ऑफ हेनले, सॉरी, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी एक सिंगल बेटा कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो रहे होते हैं, जिसके कारण ये ऐसे ब्रांच दिखता है, ये ऐसे ब्रांच दिखता है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है बच्चे। आपको समझ में आ गया? ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये जो मैंने रेड रेड कलर की चीज बनाई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इस टॉपिक के लिए। है क्या बेटा? आपके नेफ्रॉन के चारों ओर ब्लड वेजल्स होती है। अगर इसके चारों ओर ब्लड वेजल्स नहीं होती, लिपटी हुई नहीं होती, तो बेटा जो भी चीजें आप यहां से रीअब्सॉर्ब करोगे उसे कहां रीअब्सॉर्ब करोगे? उसे कहां रीअब्सॉर्ब करोगे बेटा? सारी चीजें ब्लड में ही तो रीअब्सॉर्ब करते हो ना। तो सारी चीजें कैसे रीअब्सॉर्ब करते हो? जब बेटा इसके चारों ओर अच्छी खासी ब्लड वेजल्स की सप्लाई होती है। अब आप देखो ये जो रीनल आर्टरी थी सबसे पहले कैपिलरी नेटवर्क में टूटी, जिससे आप ग्लोमेरुलस बोलते हो। ग्लोमेरुलस से ये जो ब्लड वेसल जा रही है इसे आप बोलते हो इफरेंट आर्टेरियोल। ये एफरेंट, अरे यार मैंने रीनल आर्टरी तो बता दिया, रीनल आर्टरी की ये ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। करेक्शन कर लेना, इसे आप क्या बोलते हो? रीनल आर्टरी की ब्रांच को, रीनल आर्टरी की ब्रांच एफरेंट। एफरेंट मैंने नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट रीनल आर्टरी बोल दिया। हाँ डेफिनेटली ये यहाँ रीनल आर्टरी है, लेकिन रीनल, अरे यार एक तो मैजिक पेन के चक्कर में ना मैं अपना रियल पेन भूल जा रही हूँ। डेफिनेटली ये रीनल आर्टरी है, लेकिन रीनल आर्टरी की वो ब्रांच जो ग्लोमेरुलस के ग्लोमेरुलाई नेटवर्क में टूटती है बेटा, इसको बोला जाता है एफरेंट आर्टेरियोल। इसे क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके ग्लोमेरुलाई में टूटी, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी की ब्रांच एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल आगे जाके बेटा ग्लोमेरुलस में टूट रही है, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस से ये आपको दिख रहा है इफरेंट आर्टेरियोल। देखो एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर होता है ना बेटा वो ज्यादा होता है, इसका डायमीटर ज्यादा, इसका डायमीटर कंपेरेटिवली कम होता है। यही इफरेंट आर्टेरियोल बेटा आगे जाके अराउंड डीसीटी लिपटी हुई है, अराउंड डीसीटी इस ब्लड कैपिलरी को, जो डीसीटी के अराउंड आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। मैंने लिखा भी हुआ है, पेरी का मतलब होता है अराउंड, टिब्यूलर मतलब अराउंड द टिब्यूल्स, जो आपको कैपिलरी दिख रही है। हमने लिखा भी है इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और उसी को बोला जाता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। जो आपके डीसीटी और पीसीटी के अराउंड दिख रही है उसका नाम तो सिंपली पेरिटिब्यूलर कैपिलरी ही बोलते हो, लेकिन वही पेरिटिब्यूलर कैपिलरी जो आपको बेटा लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल दिखती है, देखो ना ये पहले इसके अराउंड लिपट रही है, आपको दिख रहा है ना, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल दिख रही है और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल भी दिख रही है। इन्हीं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? वासा रेक्टा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके कंसेप्ट में आगे एक काउंटर करंट मैकेनिज्म आएगा। यूरिन को कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है उसमें इस वासा रेक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बेटा ध्यान से सुनो, देखो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को असेंडिंग क्यों बोला? क्योंकि इसमें ब्लड जो है ऊपर जा रहा था। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को डिसेंडिंग क्यों बोला? क्योंकि ब्लड नहीं, फिल्टर रेट, क्योंकि इसमें फिल्टर रेट ऊपर जा रहा था, इसमें फिल्टर रेट नीचे जा रहा था। लेकिन वासा रेक्टा में कौन सी असेंडिंग वासा रेक्टा है, कौन सी डिसेंडिंग वासा रेक्टा है? अब आप देखो बेटा वासा रेक्टा में जो आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल वासा रेक्टा है उसमें ब्लड नीचे जा रहा है, उसमें ब्लड, वासा रेक्टा में ब्लड है ना, क्योंकि ये इफरेंट आर्टेरियोल का ही तो पार्ट है ना। तो जो वासा रेक्टा नीचे ब्लड लेके जा रही है वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है भाई, यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल डिसेंडिंग वासा रेक्टा होती है, और डिसेंडिंग वासा रेक्टा से ऊपर आया यहाँ असेंडिंग वासा रेक्टा,
असेंडिंग वासा रेक्टा में हो गई बेटा आपका जो ब्लड वो ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये समझो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल डिसेंडिंग वासा रेक्टा। समझ में आ गई बेटा बात, वासा रेक्टा क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है। लेकिन ये वासा रेक्टा बेटा उन्हीं में वेल डेवलप्ड आपको दिखेगी जिनमें आपको ये लूप ऑफ हेनले इतना बढ़िया दिख रहा है। जिसका लूप ऑफ हेनले इतना बड़ा है, लंबा है, उसी लूप ऑफ हेनले के अराउंड आपको वासा रेक्टा इतनी अच्छी डेवलप्ड दिखेगी, क्योंकि वासा रेक्टा अगर है तो वो लूप ऑफ हेनले के अराउंड ही है। बट बेटा हर एक नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता, इसीलिए नेफ्रॉन भी दो प्रकार की होती है, एक जो होती है जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन्स और एक जो होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो ये वाली चीज अब आपको कैसे समझ में आ गई। नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब आप नेफ्रॉन के पार्ट्स को ऑब्जर्व करो, कौन सी चीज किधर है। ये आपके एफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल और ये आपका ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स हिस्सा में है। बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स में है, पीसीटी कॉर्टेक्स में है, डीसीटी कॉर्टेक्स में है, कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला वाले एरिया में है ना, इसीलिए मैंने लिखा है एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला। और लूप ऑफ हेनले तो बेटा मेड्यूला में ही होता है, ठीक है ना। अब बेटा देखो ये वाली चीज तो हमने कर ली। हमने कहा कि मैम दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं इसी बेसिस पर, एक होते हैं जिसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ज्यादातर नेफ्रॉन यानी कि 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारी बॉडी में, एंड बेटा ओनली 15% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आप इसके डायग्राम को देख पा रहे होंगे कितना छोटा सा लूप ऑफ हेनले है, इतना छोटा लूप ऑफ हेनले है, और इसका लूप ऑफ हेनले इतना छोटा है तो ये मेड्यूला के अंदर ज्यादा डीप जा भी नहीं पाता। लेकिन जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, और इसका इतना लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है इसलिए ये डीपली मेड्यूला के अंदर जा पाता है, बिकॉज इट हैज लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। सो दिस हैज शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, दिस इज लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85%, ये बेटा ओनली 15%। जिसका लूप ऑफ हेनले छोटा होगा उसमें वासा रेक्टा या तो रिड्यूस्ड होगी या तो बेटा एब्सेंट होगी, क्योंकि वासा रेक्टा तो आपके लूप ऑफ हेनले के अराउंड ही होती है। और बेटा आगे आप पढ़ोगे कि इस वासा रेक्टा का रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में, मेंटेनेंस ऑफ वाटर आयोनिक बैलेंस, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे भी। तो बेटा अगर वासा रेक्टा नहीं है तो ऑस्मो रेगुलेशन तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप कहते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन सिर्फ एक्सक्रीशन का ही काम करती है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि इसके पास लूप ऑफ हेनले नहीं है तो वासा रेक्टा नहीं है तो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं है। लेकिन आपकी जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी तो होती ही है, और इसके साथ साथ बेटा ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी भी होती हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वासा रेक्टा along with loop of Henle is responsible for concentrating the urine and maintaining osmolarity। इसको हम आगे समझेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में कि ऐसा कैसे होता है। अब बेटा देखो, अब बेटा इस चीज को जरा देखो, यहां हमने एक चीज बनाई हुई है जो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। इनफैक्ट इसका आगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में भी वर्णन है बेटा कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है, JGA। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, फिर मैंने एक जूलॉजी मेडिजी का स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है आगे। हम कहते हैं कि JGA बनता कैसे है। JGA बनता है जब आपकी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ना बेटा, DCT, और एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल जो बेटा क्या करती है, ग्लोमेरुलस में टूटती है। ये एफरेंट आर्टीरियोल और DCT के क्लोजनेस की वजह से, पास पास आने की वजह से एक स्पेशल सेंसिटिव एरिया बनता है जिसे आप JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते हैं। देखो हमने लिखा हुआ है सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड ड्यू टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द एफरेंट एंड DCT, एफरेंट एंड DCT। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस एफरेंट आर्टीरियोल को बनाया हुआ है, और एफरेंट आर्टीरियोल के पास हमने DCT को दिखाया हुआ है, और DCT तो एक पाइप जैसा है ना, तो DCT का कट किया है क्रॉस सेक्शन, अंदर की तरफ आपको उसके अंदर के क्यूबॉइडल सेल्स नजर आ रहे होंगे। ये दोनों पास पास होने की वजह से JGA बनता है। कैसे बनता है मैम, एफरेंट आर्टीरियोल है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में मैम स्मूथ मसल्स होंगे। इसके बेटा कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं एफरेंट आर्टीरियोल के जो मॉडिफाइड होते हैं। इस मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स को बोला जाता है JG सेल्स। तो एफरेंट आर्टीरियोल
मान लो ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये डीसीटी है, दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट पर एफरेंट आर्टेरियोल में जो मॉडिफाइड स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं उन्हीं सेल्स को बोला जाता है जेजी सेल्स, जो एक स्पेशलाइज्ड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हार्मोन रेनिन। ये सिंगल एन वाला रेनिन है, डबल एन वाला रेनिन नहीं है, जो एंजाइम होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जेजी सेल सिक्रीट करता है जो किडनी फंक्शन रेगुलेशन में जबरदस्त रोल प्ले करेगा, दैट इज रेनिन। लेकिन सिर्फ एफरेंट आर्टेरियोल ही मॉडिफाइड नहीं होता जंक्शन पॉइंट पर। जिस जंक्शन पॉइंट पर तुम डीसीटी को देखते हो, तो डीसीटी का देखो ये पॉइंट कांटेक्ट पे है ना, तो इसके क्यूबॉइडल सेल्स कितने ज्यादा पास पास चिपके हुए हैं, बड़े डेंस है। लेकिन ये अपोजिट साइड पे थोड़े से देखो तुम, खुले खुले क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ये जो बड़े कॉम्पैक्टली बेटा, बड़े पास पास बहुत डेंसली पैक्ड क्यूबॉइडल सेल्स आपको डीसीटी पे दिखते हैं एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसे बोला जाता है मैक्यूला डेंसा। यानी कि कांटेक्ट पॉइंट पर एफरेंट के भी सेल्स में मॉडिफिकेशन हुई, स्मूथ मसल फाइबर्स को जेजी सेल्स बोला, और कांटेक्ट पॉइंट पर डीसीटी के भी सेल्स बेटा काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली डेंसली पैक्ड होते हैं, उन्हें आप बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। इन दोनों को एक साथ मिला के बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, JGA। दिस इज अ सेंसिटिव एरिया फॉर्म बिटवीन द क्लोजनेस बिटवीन एफरेंट एंड डीसीटी। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन किडनी फंक्शन रेगुलेशन। ये वही डायग्राम है बेटा जो मैंने दिखाया हुआ है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, पढ़ा दिए ऑलरेडी। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। बोला एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मल्टीपल नेफ्रॉन्स के बेटा डीसीटी ओपन हो रहे होते हैं, ये सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस गुच्छा है, टफ कैपिलरी है। बोमेन्स कैप्सूल क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डबल वॉल्ड होता है। बोमेन्स कैप्सूल के स्ट्रक्चर को समझो। देखो ग्लोमेरुलस तो सिंपल ब्लड वेजल है, ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी में किसकी लाइनिंग होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसे एंडोथेलियम भी बोलते हैं, जो अभी अभी तुमने बेटा पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है बॉडी फ्लूइड्स में। तो ये आपके एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके आती है, और ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के अंदर बेटा किसकी लाइनिंग है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसे एंडोथेलियम बोला। अल्टीमेटली ब्लड का जो भी पार्ट फिल्टर आउट होता है तो बोमेन्स कैप्सूल में जाता है। अब बोमेन्स कैप्सूल को ऐसे समझो, ये बोमेन्स कैप्सूल की बाहर वाली लेयर है, और एक बेटा अंदर वाली लेयर भी होगी ना, छन्नी जैसे इमेजिन करो, छन्नी में से चाय छानते हैं ना, तो एक होता है छन्नी का, मान लो कि स्टील वाला पार्ट, वैसे समझ लो, और एक है जो एक्चुअल नेट है, नेट में से ही एक्चुअल में चीजें छनती है। तो अगर आप देखोगे बोमेन्स कैप्सूल को, तो बोमेन्स कैप्सूल का एक अंदर वाली लेयर है ये वाली, इसे विसरल लेयर बोलते हैं, जहां से एक्चुअल में चीजें छनेंगी बेटा, ये विसरल लेयर है। और एक होती है बेटा जिसे बोलते हैं पेराइटल लेयर, यहां से नहीं छन रहा है, यहां से ब्लड नहीं छन रहा है, ब्लड छन रहा है आपके विसरल लेयर से। तो आपकी जो पेराइटल लेयर है ना बेटा, उसमें तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है, आउटर लेयर है, ये डबल वॉल्ड होती है ना, तो ये बाहर वाली वॉल है, इससे नहीं छन रही कोई चीज, छनती है आपके बेटा इस अंदर वाली लेयर से, जिसे बोलते हैं हम विसरल लेयर। पेराइटल मतलब आउटर, पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, पेराइटल पेरिकार्डियम है ना, पेराइटल का मतलब होता है बाहर, तो पेराइटल इज आउटर लेयर, इसमें तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। और ये जो बेटा विसरल लेयर है ना, इसमें भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, लेकिन मॉडिफाइड होती है, आगे हमने बनाया भी हुआ है। इसे आप बोलते हैं बेटा पोडोसाइट्स, इन सेल्स को आप बोलते हैं पोडोसाइट्स, मैंने आगे भी बनाया हुआ है। देखो पेराइटल लेयर में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, लेकिन आपकी विसरल लेयर में मॉडिफाइड स्क्वामस सेल्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पोडोसाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए आगे, मैं आपको बेटा ये चीज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में बताऊंगी भी, कि अल्टीमेटली जो ब्लड छनता है वो 3 लेयर से छनता है। एक बोमेन्स एक आपकी एंडोथेलियम, जो आपकी ग्लोमेरुलाई में है, सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एक इस लेयर से ब्लड छनता है। इस लेयर से छनने के बाद ये बीच में जो है ना बेटा बेसमेंट है, जैसे आपने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में बनाया था बेसमेंट, ये दूसरा लेयर होता है नॉन सेलुलर, और तीसरा लेयर होता है ये पोडोसाइट का। तो 3 लेयर से आपका ब्लड एक्चुअल में छनता है, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट। आगे बताया भी हुआ है मैंने कि इनसे ही बनती है फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट ये बीच में है, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में, एंड विसरल लेयर यानी कि पोडोसाइट्स, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं ये पोडोसाइट्स कैसे दिखते हैं। पॉड का मतलब होता है अपेंडेज,
पोडोसाइट का मतलब होता है सेल, एक ऐसे सेल जिसके बीच में से अपेंडेजेस निकले हुए हैं, जिन अपेंडेजेस को एक्चुअल में बोलते हैं पेडिसिल। अब आप देखोगे दो सेल्स, दो पोडोसाइट्स के जो पेडिसिल्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोला जाता है फिल्टरेशन स्लिट। फिल्टरेशन स्लिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पेडिसिल। दो लगातार जो पेडिसिल आपको नजर आ रहा है, इसके बीच का जो स्पेस होता है इसे बोला जाता है फिल्टरेशन स्लिट। फिल्टरेशन स्लिट का मतलब होता है बेटा वो गैप जहां से एक्चुअल में, ठीक है ना, ब्लड छनके जाता है, ठीक है ना। तो ये दो पेडिसिल के बीच का जो गैप है यही बनाता है क्या बेटा, फिल्टरेशन स्लिट। अब आगे देखते हैं बेटा, है ना, देखो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिल्टरेशन स्लिट तुम्हें समझ में आ गया। फिल्टरेशन स्लिट जो है वो होता है दो सक्सेसिव पेडिसिल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे को फिल्टरेशन स्लिट बोलते हैं। स्लिट मतलब एक गैप जिससे कि आपका अल्टीमेटली ब्लड का जो भी पार्ट फिल्टर आउट होगा। छन्नी में जैसे बेटा नेट के बीच बीच में छेद होते हैं ना, वो स्लिट्स हैं। तो उसी स्लिट का साइज जो है डिसाइड करता है कि चाय की पत्ती जो है वो छनती नहीं है, पानी छन जाता है, ठीक है ना। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है, जैसे कि बेटा नंबर 1 स्टेप इज अल्ट्रा फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन मतलब फिल्टर्ड होगा ब्लड बहुत ही प्रिसाइजली 3 लेयर से। पैसिव होता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती बेटा, प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर आउट होता है और ब्लड का सिर्फ प्लाज्मा पार्ट फिल्टर आउट होता है। फिल्टरेशन की जो मेम्ब्रेन होती है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्लोमेरुलस के सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एक बेसमेंट नॉन सेलुलर लेयर, और पोडोसाइट जो होती है विसरल लेयर की, उसे बोलते हैं बेटा क्या, भैया, ठीक है ना। तो ये तीनों हो गई आपकी बेटा फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। प्रेशर की वजह से हमेशा ब्लड फिल्टर आउट होता है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर देखो कितना ज्यादा है, लेकिन जैसे ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है तो ग्लोमेरुलस बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली होती है। इतनी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज से जब आपका ब्लड बेटा पास ऑन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्टर आउट हो जाता है। इस एंडोथीलियम से जाएगा, इस बेसमेंट से जाएगा और पोडोसाइट से जाएगा। अबाउट बेटा 1100 से 1200 ब्लड जो आपकी हार्ट से पम्प्ड आउट हो रहा है, हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, हमने ऊपर लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। आपने पढ़ा था ना बेटा एक कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट वाज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट। एक बीट में जितना पंप किया उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोला था 70 ml, और उसी को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, पर मिनट जो पंप आउट हो रहा है, तो पर मिनट जो पंप आउट हो रहा है उसका 1/5 ब्लड विच इज अप्रोक्सीमेटली इतना ब्लड 1100 से 1200 ml एक मिनट में किडनी के पास आ रहा है अल्ट्रा फिल्टरेशन के लिए। बट इतना सारा ब्लड पूरा का पूरा अल्ट्रा फिल्टरेशन नहीं हो जाता, इसमें से कुछ पार्ट ही फिल्टर आउट होता है। आया कितना 1100 से 1200 ml। अब बेटा अलग अलग प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड फिल्टर आउट होता है। प्रेशर्स एनसीईआरटी में नहीं है, आप सिंपली याद रख सकते हो कि मैम आउट ऑफ दिस 1100 से 1200 ml जो पंप हो रहा था बेटा, देखो हार्ट से 1/5 ब्लड आ गया किडनी के पास 1100 से 1200 ml। इसमें से जो क्षमता है बेटा ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, बेटा इंक्रीज इन प्रेशर सम पोर्शन ऑफ द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड। अब कौन सा बेटा ब्लड का पार्ट फिल्टर आउट हुआ वो भी अभी बताएंगे, और कितना फिल्टर आउट हुआ, कितना फिल्टर आउट हुआ उससे ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कहते हैं, जीएफआर कहते हैं। अमाउंट ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, जितना फिल्टरेट पर यूनिट टाइम बना ना बेटा उसे बोलते हैं जीएफआर। आया कितना 1100 से 1200, उसमें से छना कितना 125 ml पर मिनट, और दिन के हिसाब से देखोगे तो 180 लीटर पर डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट का मतलब ही होता है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम जितना छन गया, पर मिनट के हिसाब से देख लो तो इतना, पर डे के हिसाब से देख लो तो उतना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी नहीं लगी और सिर्फ प्लाज्मा पार्ट फिल्टर आउट हो गया लीविंग द प्रोटीन्स। जीएफआर भी आपने देख लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन मैम ब्लड के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, इसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमें तो एलिमिनेट करना है नाइट्रोजनस वेस्ट। आप देखोगे आपका फिल्टरेट कितना बना बेटा 180 लीटर एक दिन के हिसाब से मैं बता रही हूँ, या तो 125 ml पर मिनट बोलो या 180 लीटर पर डे। ये जो 180 लीटर फिल्टरेट बना ना बेटा, फिल्टरेट जो बना, ये पूरा यूरिन थोड़ी बन जाता है कि 180 लीटर बन गया एक दिन में। पूरा यूरिन 180 लीटर यूरिन कभी निकालते हो नहीं, एक दिन में एक व्यक्ति जो है 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन पास आउट करता है। और इसका मतलब है 1 लीटर अगर यूरिन पास कर रहे हो तो बाकी 179 कहाँ गया, बाकी सारा रीअब्सॉर्ब कर लेते हो।
इतना पानी थोड़ी लूज कर लोगे, पानी को खींच लेते हो, रीअब्सॉर्ब कर लेते हो, इसी स्टेप को बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। इसका पर्पस क्या है? पर्पस इज टू मोस्टली रीअब्सॉर्ब यूजफुल थिंग फ्रॉम द फिल्टरेट इनटू द ब्लड। अब फिल्टरेट क्या होता है? यहाँ पे हमने लिखा है फिल्टरेट इज व्हाट इज फॉर्म्ड इन बोमेन्स कैप्सूल आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज आपके बेटा बनी बोमेन्स कैप्सूल में, उसे आप बोलते हो बेटा क्या? फिल्टरेट। बेसिक्स मैंने थोड़े से समझाए हैं क्योंकि आगे ऑस्मोलैरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं कि ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ऑस्मोलैरिटी को बेटा, ऑस्मोलैरिटी की यूनिट होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर, और ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आगे इस चीज की बेटा ये चीज यूज में आएगी। और सिंपल भाषा में देखोगे ना, ऑस्मोलैरिटी को वैसे तो तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के टर्म्स में समझ सकते हो, बट ऑस्मोलैरिटी जो होती है किसी भी सोल्यूशन में ऑस्मोलैरिटी कैसे निकालते हो? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का वैल्यू देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के, जितना ज्यादा सॉल्यूट आपको दिख रहा है उतनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना। जितना ज्यादा सॉल्वेंट उतनी कम ऑस्मोलैरिटी। और इसको दूसरे वे में समझो, वो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, दोनों को कंपेयर कर लोगे सॉल्यूट सॉल्वेंट को तो आ जाएगा, लेकिन ये तरीका है सबसे अच्छी तरीके से बेसिक्स को समझने का। ये एक सोल्यूशन है बेटा और वो एक सोल्यूशन है, दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो इस वाले टब में भी 1 लीटर पानी है, इस वाले टब में भी 1 लीटर पानी है। तो अगर मुझे सॉल्यूट के टर्म्स में समझना है तो मैं सॉल्यूट के टर्म में पहले समझा रही हूँ, क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट बराबर है। जिसमें सॉल्वेंट बराबर है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कैसे निकालोगे? उसमें सॉल्यूट कितना है उसको बेटा देख के, क्योंकि सॉल्वेंट तो दोनों में बराबर है, पर इसमें मैंने 100 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया है, इसमें मैंने 50 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया है। जिसमें ज्यादा सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्वेंट तो बराबर है, जिसका ज्यादा सॉल्यूट है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी के कंपेरिजन में ज्यादा होगी। लेकिन मैम अगर पानी के टर्म्स, मतलब अगर सॉल्वेंट के टर्म्स में पूछा जाए तो क्या होगा? सॉल्वेंट के टर्म में पूछा जाएगा तो मान लो ये दोनों सॉल्यूशन से, इसमें मैंने 50 ग्राम सॉल्यूट डाला है, इसमें मैंने 50 ग्राम सॉल्यूट डाला है, दोनों का सॉल्यूट बराबर है, लेकिन इसमें सिर्फ 50 ml पानी है, इसमें बेटा 100 ml पानी है। जिसमें 50 ml पानी है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, और जिसमें बेटा 100 ml पानी है उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट बराबर है पर किसी में सॉल्वेंट पानी ज्यादा है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी बेटा, और अगर पानी कम है तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कंसंट्रेशन जैसा एक है, समझ लो। कौन ये? जिसकी ऑस्मोलैरिटी, इसकी ऑस्मोलैरिटी आप कम बोल रहे हैं, इसकी ऑस्मोलैरिटी आप ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपको दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप, मैंने जो आपको बेसिक तरीके से समझा रही हूँ वैसे समझो। और अगर आपको सॉल्यूट के टर्म्स में पूछी जाए, दोनों में पानी तो बराबर है, एक में ज्यादा भर भर के आपने पत्थर डाल दिया, मतलब सॉल्यूट डाल दिया, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई। एक में आपने कम डाले हैं सॉल्यूट, तो उसकी बेटा ऑस्मोलैरिटी कम हो गई, ठीक है ना। तो सॉल्यूट के टर्म्स में भी याद रखो, ये बिल्कुल बेसिक्स है, आप कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं करोगे अगर आपने ये वाला डायग्राम याद रखा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। एक बार आप पानी बराबर रख के देखो, सॉल्यूट को चेंज कर दो, और एक में आप बेटा क्या करो, सॉल्यूट को बराबर रखो और पानी चेंज कर दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना। और ऑस्मोलैरिटी पानी और मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब आगे हमने इस चीज को इसीलिए बोला है क्योंकि आगे अभी इस चीज का रोल आएगा रीअब्जॉर्प्शन में, जिसका पर्पस होता है सारी यूजफुल चीजों को रीअब्जॉर्ब कर लेना। सबसे पहले देखते हैं पीसीटी में से कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब होती है। तो पीसीटी के अराउंड मैंने ये बनाया हुआ है पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। पीसीटी के अंदर फिल्टरेट आया, पीसीटी में होते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब है इसमें माइक्रोविलाई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजों की रीअब्जॉर्प्शन बेटा हो सके। देखो ये पीसीटी के अराउंड जो बाहर का स्पेस है, पीसीटी के अराउंड का बाहर का जितना भी स्पेस है, या डीसीटी के अराउंड भी बाहर जितना भी स्पेस है, या लूप ऑफ इनले के अराउंड भी बेटा जितना भी स्पेस है, उस बाहर के स्पेस को बोला जाता है इंटरस्टिशियम। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियम। तो ये जो बेटा आपको पीसीटी दिख रही है ना, इस पीसीटी के भी बाहर के स्पेस को मैंने क्या बोला हुआ है? इंटरस्टिशियम। और ये इसके पैरेलल में क्या है? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। हमने सबसे पहले साइड के पॉइंट्स को देखते हैं। हमने लिखा क्या है बेटा कि देखो इसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और एक चीज याद रखो बेटा, मैक्सिमम चीजों की रीअब्जॉर्प्शन तो पीसीटी में ही हो जाती है। 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट, 70 से 80% पानी, सारी चीजें यही रीअब्जॉर्ब हो जाती है, फिर बचा कुचा आगे जाता है।
हमने यहाँ लिखा है एवरी सोल्यूट हैज इट्स थ्रेशोल्ड। अच्छा ठीक है, ये मैं अभी समझाती हूँ। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन इसी जगह पे हुआ। आपने ग्लूकोज को 100% एब्जॉर्ब कर लिया, अमीनो एसिड को 100% रीएब्जॉर्ब कर लिया, सोडियम को किया, पोटेशियम को किया, ये सारी चीजों की एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है। एनर्जी लगती है, एनर्जी इसलिए लगती है क्योंकि ऑलरेडी जहां चीजें हाई है ना, वहां पे आप इन चीजों को धक्के से और ज्यादा भेज रहे हो। आप क्लोराइड आयंस को भी रीएब्जॉर्ब करते हो, बाइकार्बोनेट को पहली बारी एब्जॉर्ब किया जाता है। इन सब के लिए तो आप रीएब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करते हो क्योंकि ऑलरेडी गट में एक बारी चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। लेकिन बाइकार्बोनेट के लिए एनसीईआरटी ने एब्जॉर्प्शन वर्ड पहली बार दिया है क्योंकि पहली बार यहां से एब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्ब का मतलब है गट में, आपके एलिमेंट्री कैनाल में ऑलरेडी कुछ चीजें एब्जॉर्ब हुई थी पहली बार, ये दूसरी बार हो रहा है। तो आपकी जो नेगेटिव आयंस है ना, इसके साथ पानी, यूरिया, कुछ अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ अमाउंट में, ये पिंक वाले जितने भी मैंने लिखे हुए ये पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। मैम यूरिया तो एलिमिनेट करना है, यूरिया को क्यों रीएब्जॉर्ब करते हैं? जस्ट टू मेंटेन बेटा ऑस्मोलैरिटी। देखो ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड में 0 यूरिया है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, लेकिन होता है बेटा। क्योंकि हर चीज की, मैंने यहाँ पे वैसे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया है, ऐसे याद रखो, हर चीज की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। आप थ्रेशोल्ड मतलब इतना तो है कि इतना तो आपके बॉडी में होगा ही होगा। वो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमेशा होता है किसी भी चीज का। जैसे आप ग्लूकोज को भी रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, आप अमीनो एसिड को भी, इनकी सबकी कोई कोई वैल्यू है कि इसीलिए तो इन चीजों को आप रीअब्सॉर्ब भी कर पा रहे हो। तो हमने लिखा हुआ है एवरी सॉल्यूट हैज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट बी रीअब्सॉर्ब्ड। उससे ज्यादा आप रीअब्सॉर्ब कभी भी नहीं करोगे। और किसी किसी की 0 थ्रेशोल्ड भी होती है जो कभी भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, उनकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है। थ्रेशोल्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब। ये पैसिवली हो रही है क्योंकि ब्लड में तो नहीं है ना बेटा आपका इतना ज्यादा यूरिया, यहाँ भर भर के है, तो हाई टू लो, ठीक है ना। तो दिस इज पैसिवली, नेगेटिव आयन इज पैसिवली, पानी इज पैसिवली। यहां से तुम जितना पानी एब्जॉर्ब करते हो ना बेटा, उतने ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी रीअब्सॉर्ब कर लेते हो, सॉल्यूट्स भी उतने ही रीअब्सॉर्ब कर लेते हो। इसीलिए जो आपका इनिशियल फिल्टर रेट आया था, जिसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड जितनी थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होती है, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी सेम रहती है। इसीलिए यहाँ इसको बोला जाता है आइसोटोनिक फिल्टर रेट। ऐसे वर्ड्स आगे आप यूज करोगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इसीलिए आइसोटोनिक समझना भी जरूरी है कि पीसीटी में से तुमने जितने इलेक्ट्रोलाइट्स खींचे उतना ही पानी खींचा, तो आपने इस फ्लूइड का जो फिल्टर रेट है इस पीसीटी में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को नहीं छेड़ा ना बेटा, जितना पानी खींचा उतना ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी खींच लिए, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसकी ऑस्मोलैरिटी नहीं छिड़ी, जितना सॉल्यूट निकाला उतना सॉल्वेंट निकाला, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी सेम रहती है इनिशियल के जैसे 300 मिली ऑस्मोल। इसे बोलते हैं आइसोटोनिक, ठीक है ना। फिर मैम आता है आपका लूप ऑफ हेनले। तो ये जो पीसीटी में से फिल्टर रेट में से आपने चीजों को रीअब्सॉर्ब किया, इसकी ऑस्मोलैरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल। अब ये फिल्टर रेट जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, फिर जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन पार्ट एंड थिक पार्ट। असेंडिंग के पैरेलल डिसेंडिंग वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा। अब सुनो एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले तो देख लो कि किसमें कौन सी एपिथेलियम है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट में होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, थिक पार्ट में होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। एनसीईआरटी कहती है एज द फिल्टर रेट मूव डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले it becomes hypertonic, hyper का मतलब ज्यादा osmolarity, as the filter rate goes above the ascending loop of Henle it becomes hypotonic, यानी कि less osmolarity। कैसे, रीजन जो इसकी एक्सप्लेनेशन का है वो मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में बताऊंगी, बट आप यहां से समझो, मैंने लिखा भाई 300 से 400 हो गई ऑस्मोलैरिटी, 500 हो गई, मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। पता है ऑस्मोलैरिटी क्यों बढ़ रही है? अभी मैंने आपको बताया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के टर्म्स में ऑस्मोलैरिटी को समझोगे और कभी गलत नहीं करोगे। देखो इसके बाहर के स्पेस को भी इंटरस्टिशियम बोल रहे हो। जैसे जैसे फिल्टर रेट नीचे जाता है ना बेटा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, यहां से पानी चला जाता है आपके असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, आप सिर्फ पानी 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 खींचते जा रहे हो, तो इस फिल्टर रेट में से आपने पानी कम कर दिया, पानी कम कर दिया, सॉल्वेंट कम कर दिया, तो ऑस्मोलैरिटी तो बढ़ेगी ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट अगर बेटा खींचते जा रहे हो, सॉल्वेंट कम करते जा रहे हो, इस फिल्टर रेट में सॉल्वेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जैसे जैसे फिल्टर रेट नीचे जा रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है। और मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी आपको इसी लूप ऑफ हेनले के क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस पर दिखती है 1200 मिली ऑस्मोल।
हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी आपको दिखती है। तो हमने लिखा हुआ है इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, इट इज परमिएबल फॉर वाटर, लेस परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए उतना परमिएबल नहीं है, परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है ना, याद रखना, लेस परमिएबल, इम्परमिएबल नहीं दिया हुआ है, लेस परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। हमने बोला भी है एज द फिल्टरेट गोज डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट बिकम्स हाइपरटोनिक, मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। लेकिन विपरीत होता है जैसे जैसे आपका फिल्टरेट ऊपर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ऊपर जाते हो तो इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो जो थिन पार्ट है ना बेटा उसमें तो आपकी पैसिव इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन होती है, NaCl की पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होती है, बट आपका जो थिक पार्ट होता है उसमें एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है बेटा आपके इलेक्ट्रोलाइट की, याद रखना है, थिन में पैसिव, थिक में एक्टिव। लेकिन इट इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इट इज परमिएबल फॉर वाटर, बट इट इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल फॉर वाटर। यहां से तो पानी बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है, यहां आप बोलते हो इट इज लेस परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इसमें इम्परमिएबल नहीं बोला, पानी के लिए तो बहुत ज्यादा परमिएबल है, लेस परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। पॉइंट को ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन यहां पे आप बोलते हो परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल फॉर वाटर। अब खुद ही बताओ, सॉल्यूट खींचते जा रहे हो, कहां भेज रहे हो उस सॉल्यूट को, इसके पैरेलल जो वासा रेक्टा है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले गए, सॉल्यूट खींचते गए, ऊपर जाते जाते इस फिल्टरेट में से सॉल्यूट कम कर दिया, सॉल्यूट कम कर दिया तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, ऑस्मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट कम हो गया तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी ना, तो 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 600, 600 से 300, ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल घट गई, समझ गए ना, यस। बहुत कम ऑस्मोलैरिटी हो जाती है एंड फिल्टरेट बिकम्स क्या, फिल्टरेट बिकम्स हाइपोटोनिक, यहां हाइपरटोनिक हो जाता है, यहां हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब ही होता है लेस, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो याद रखना कौन से लूप ऑफ हेनले किस चीज के लिए परमिएबल होती है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी यू शेप बेस पर आपको दिखती है 1200 मिली ऑस्मोल। एज द फिल्टरेट गोज अबव असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हाइपोटोनिक हो जाता है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी घट जाती है। पूरे नेफ्रॉन में हाईएस्ट रीएब्जॉर्प्शन होती है पीसीटी के अंदर और मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, ये वाली बात भी बेटा याद रखिएगा। फिर जाते हैं डिसेंडिंग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, ब्रश बॉर्डेड वाली नहीं होती, इसमें कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है, जब बॉडी को रिक्वायर्ड है तभी इसमें से रीएब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है ना। आप देखोगे कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी कम है, 200 मिली ऑस्मोल तक की ऑस्मोलैरिटी हो जाती है, एनसीईआरटी ने दिखाया है। इतनी कम कैसे हुई बेटा, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हार्मोन्स, जैसे कि यहाँ आपके हाइपोथैलेमिक एक हार्मोन जिसे आप वैसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जो पिट्यूटरी में स्टोर्ड होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होता है, इस पर एक्ट कर सकता है। और एल्डोस्टेरॉन जो आपके एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन होता है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, एड्रीनल के भी बाहर वाले हिस्से का कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है, ये दोनों हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में यहाँ से चीजें रीअब्सॉर्ब हो सकती है। और देखो सोडियम आयंस दिखाए हुए हैं, क्लोराइड आयंस दिखाए हुए हैं, बाइकार्बोनेट पहली बारी एब्जॉर्ब होता है पीसीटी में और रीएब्जॉर्ब होता है बेटा आपका डीसीटी में, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हुआ। और पानी, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स या पानी कैसे रीएब्जॉर्ब होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। इसको जरा समझो, सबसे पहले मैंने एडीएच की बात कही है और ये आगे मैंने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में भी आगे समझाया हुआ है बेटा। देखो क्या समझाया हुआ है मैम, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ना बेटा, इसका नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एक्ट करता है डीसीटी पे और ये यहां से पानी को रीएब्सॉर्ब करता है। देखो एक्ट ऑन डीसीटी एंड वाटर की रीएब्सॉर्प्शन कराता है। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों बोला, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन में से पानी का लॉस होना, ये उसको रोक रहा है, यूरिन में से पानी को लॉस नहीं होने दे रहा, क्योंकि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है तो पानी को रीअब्सॉर्ब करना होता है, वो ये कर रहा होता है। एंटी डायूरेटिक, अपोजिट ऑफ डायूरेसिस, ये डायूरेसिस नहीं होने दे रहा, पानी का लॉस नहीं होने दे रहा, पानी को रीअब्सॉर्ब कर रहा है। इसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। आगे आप देखोगे कि ये ना ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है जीएफआर को बढ़ाने के लिए, आगे मैं पढ़ाऊंगी, इसलिए इसे वैसोप्रेसिन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक बीमारी लिखी हुई है डायबिटीज इंसिपिडस, ये मेलाइटस नहीं है जिसमें ग्लूकोज बाहर आ रहा है, ग्लाइकोसूरिया नहीं। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस यूरिन, टेस्टलेस मतलब किसने टेस्ट नहीं किया है भाई, यूरिन में से बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो रहा है,
समझ रहे हो, इसलिए टेस्टलेस बोल दिया। क्यों हो रहा है? एडीएच की डेफिशिएंसी से पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर एडीएच इनसफिशिएंट है तो एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक। अब एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके पास नहीं है, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपके पास नहीं होगा तो डायूरेसिस होने लगेगी, वाटर लॉस होने लगेगा यूरिन में से, इसे बोलते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस। पेशेंट विल पास डाइल्यूट यूरिन, जिसे डायूरेसिस बोलते हैं, एक्सेसिव लॉस होने लगेगा। एडीएच कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन समझ में आया। दूसरा हार्मोन देखो एल्डोस्टेरॉन, ये एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स के ही एक हार्मोन को आप बोलते हो एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का नाम ध्यान से देखो, इसे क्या बोला आपने? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। हालांकि मैं इसे आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी। मिनरलो बोलने का एक रीजन है, ये मिनरल की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, इसका एक्चुअल काम मिनरल की रीअब्जॉर्प्शन कराना होता है, बट पीछे पीछे से पानी भी इसके साथ बेटा, जहां भी मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। अभी जाएंगे बेटा, देखो एक्ट ऑन डीसीटी एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन डीसीटी पे एक्ट करता है तो मिनरल की रीअब्जॉर्प्शन कराता है प्राइमरीली सोडियम आयंस की, और सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होता है तो पानी पीछे पीछे बेटा ऑस्मोटिकली ऑस्मोलैटिकली, ये शब्द बोलने में मेरे को बहुत तकलीफ होती है, ऑस्मोलैटिकली बेटा पीछे पीछे पानी भी चला आता है, खींचा चला आता है। इनडायरेक्टली पानी को भी रीअब्सॉर्ब किया बट डायरेक्टली सोडियम आयंस को, इसलिए इसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। एडीएच आप देख पा रहे हो बेटा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डीसीटी पर भी एक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट पर भी एक्ट करता है, दोनों जगह से पानी को रीअब्सॉर्ब करता है, ठीक है ना। अब वैसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर रहा है, इसीलिए उसका नाम वैसो ब्लड वेसल प्रेसिन मतलब कॉन्ट्रैक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा रहा है ये, ठीक है ना। तो आगे मैं भी आपको समझाऊंगी कि इसका जीएफआर में रोल होता है। कलेक्टिंग डक्ट में से कौन कौन सी चीजें मैम रीअब्सॉर्ब हो रही है? कलेक्टिंग डक्ट में होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्प्शन एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया। अब देखो समझो इस चीज को, ये मैंने बनाया हुआ है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये मैंने बनाया हुआ है डीसीटी जहां से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन अभी तुमने समझी, ये मैंने बनाया हुआ है कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, मैक्सिमम नहीं बेटा, मैक्सिमम ऑलवेज पीसीटी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बेटा यहां से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अल्टीमेटली जो तुम यहां से फिल्टरेट को देखते हो ना बेटा, जो यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है, अब कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्टरेट आ जाता है ना, अब उसे यूरिन बोलते हो, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में उसे बोल सकते हो, उससे पहले तक आप उसे फिल्टरेट बोलते हो, ठीक है ना। तो ये यूरिन जो बाहर आएगा ना, इसकी ये देख रहे हो, आपने पीसीटी में शुरुआत की थी 300 से 300 मिलीऑस्मोल से, और आगे जो यूरिन पास करते हो 1200 की होती है, 3 4 12। इतनी मैथमेटिक्स तो बायो वाले स्टूडेंट्स को आती है ना। यूरिन 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है क्योंकि हम इतना पानी लूज नहीं कर सकते, और हम कहते हैं कि हमारा जो यूरिन का अमाउंट है वो 1 से 1.5 लीटर है, इसका मतलब 99% जो फिल्टर रेट बना 180 लीटर पर डे में से सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकाला, मतलब कि मैम हमने 99% चीजों को रीएब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। अब बेटा इस डायग्राम को देखो थोड़ा सा, मैंने बोला कलेक्टिंग डक्ट में से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो रीएब्सॉर्ब होता ही होता है, इसमें से कुछ अमाउंट सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीएब्सॉर्ब, सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रीएब्सॉर्ब ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, आगे काउंटर करंट में मैं समझाऊंगी जो बहुत इजी टॉपिक है। बेटा कुछ यूरिया जो तुम यहां से खींचते हो उसमें से कुछ तो स्पेस में ही रख देते हो, इसे इंटरस्टिशियम बोलते हैं ना, इस इंटरस्टिशियम में कुछ यूरिया रह जाता है ताकि इस इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करो। आपको पता है ये जो बाहर का इंटरस्टिशियम है इसकी भी ऑस्मोलैरिटी होती है, सिर्फ फिल्टरेट की ऑस्मोलैरिटी थोड़ी है, इस इंटरस्टिशियम की भी ऑस्मोलैरिटी होती है, इस इंटरस्टिशियम में भी अपनी एक बेटा ऑस्मोलैरिटी होती है, समझ रहे हो। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी जो सबसे नीचे वाले हिस्से की, जो मैं आगे अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको समझाऊंगी, ऑस्मोलैरिटी इसकी होती है 1200, बहुत हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, और उसके लिए एक तो यही रीजन होता है यूरिया जो आप कलेक्टिंग डक्ट से खींच रहे हो, कुछ अमाउंट यूरिया का यहां रह जाता है और कुछ बेटा वापस से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है और फिर ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। फिर से कलेक्टिंग डक्ट में आया, कुछ इंटरस्टिशियम में रह गया, फिर से कुछ बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर चला गया और ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सम इज रिटेन्ड इन द स्पेस इंटरस्टिशियम, सम गेट्स बैक टू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये हो गया आपका रीअब्सॉर्प्शन, और लास्ट में होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सिक्रीशन इज ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस, और सिक्रीशन का जो काम होता है बेटा, सिक्रीशन का काम होता है टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, पीएच मेंटेन करने का काम होता है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने पीसीटी का डायग्राम बनाया है, ये पीसीटी है, जब पीसीटी में से बाहर की तरफ ऐसे एरो लगा हुआ है, मतलब यहाँ फिल्टरेट में से तुम चीजों को खींच रहे हो, मतलब रीअब्सॉर्ब कर रहे हो,
रीएब्जॉर्ब के एरो ऐसे बने होते हैं। सिक्रीट करने का मतलब होता है इसके अराउंड जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है ना, उसमें से चीजें इसके अंदर आ रही है, आप इसके अंदर डाल रहे हो, तुम सिक्रीट कर रहे हो। समझ में आ गई बेटा बात? मैंने आई थिंक न्यू एनसीईआरटी का अपडेटेड डेटा लिखा हुआ है 2024 वाला जो एनसीईआरटी है ना, फिर भी आप एक बार बेटा क्रॉस चेक कर लेना, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हर साल हुए हैं, बट आई थिंक मैंने न्यू एनसीईआरटी का ही डेटा लिखा हुआ है। बट फिर भी न्यू एनसीईआरटी के थ्योरी वाला पार्ट और डायग्राम दोनों पढ़ना, दोनों, ठीक है ना। तो पीसीटी में क्या क्या चीजें सिक्रीट की तुमने? पीसीटी में अमोनिया और हाइड्रोजन आयन सिक्रीट किए। डीसीटी में तुमने अमोनिया, हाइड्रोजन और पोटेशियम, तीनों चीजें तुमने डीसीटी में सिक्रीट की, और कलेक्टिंग डक्ट में तुमने हाइड्रोजन और पोटेशियम सिक्रीट किया। देखो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हाइड्रोजन आयन तो तीनों में सिक्रीट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी बीच में है तो डीसीटी में तीनों चीजें सिक्रीट होगी, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड पोटेशियम। पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में दो दो चीजें सिक्रीट हो रही है, हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, यहाँ अमोनिया आ जाएगा और यहाँ पोटेशियम आ जाएगा। सिक्रीशन के एरो को जरा ध्यान से हमेशा देखना। सिक्रीशन का काम होता है एसिड बेस मेंटेन करना, पीएच मेंटेन करना। अब आप अगर इस डायग्राम को देखोगे ना बेटा, ये पूरा अभी जो पूरा यूरिन फॉर्मेशन आपने पढ़ा उसी का कंक्लूजन है भाई, उसी का पूरा कंक्लूजन है। रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इसमें दिखाया हुआ है खास करके हमने, ठीक है ना। अब देखो हमने लिखा है यहां से पीसीडी में से पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ए का मतलब अमीनो एसिड, सोडियम आयन, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें पीसीडी में से आपने रीएब्जॉर्ब की। ये आपने किया एक्टिव। पैसिव क्या किया? क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, यूरिया एंड पानी, ये क्या किया आपने? पैसिव तरीके से। इसमें सिक्रीट क्या किया? हाइड्रोजन और अमोनिया। जैसे जैसे डिसेंडिंग, देखो ये बहुत बेहतरीन डायग्राम है, आपको अगर फाइनल एक बार आपको रिवीजन करना है एग्जाम से पहले तो ऐसा एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम देख लिया करो। As the filter rate goes down from the descending loop of Henle, पानी gets reabsorbed, पानी 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 पानी, तो फिल्टर रेट क्या बनता जाता है बेटा? फिल्टर रेट बनता जाता है कॉन्सेंट, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई 1200। As the filter rate goes up ascending loop of Henle, थिन पार्ट में से पैसिव, थिक पार्ट में से एक्टिव, बट ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए नहीं। तो फिल्टर रेट बिकम्स हाइपोटोनिक, यहाँ पे आपको 200 दिख रहा है, ठीक है ना। डीसीटी में से आप क्या कर रहे हो बेटा? NaCl, पानी, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्ब, बाइकार्बोनेट एब्सॉर्ब। डीसीटी कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन, डीसीटी में से तीनों चीजें सिक्रीट हो रही है, अमोनिया, पोटेशियम, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और पोटेशियम कलेक्टिंग डक्ट में भी सिक्रीट हो रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ यूरिया इंटरस्टिशियम में रह जाएगा, कुछ यूरिया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा, और बेटा ये चक्कर मारता रहेगा। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है जी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कैसे होता है। बेटा यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत क्या है? क्योंकि भाई हम मनुष्य हैं, हम मैमल्स हैं, हम पानी का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, अपन मर जाएंगे बेटा, इसीलिए अपन को पानी को कंजर्व करने का है। तो इसके लिए चलती है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का अगर आपसे पर्पस पूछा जाए, इट्स पर्पस इज टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। अब पहले कहानी थ्योरी वाली, फिर कहानी बेटा डायग्राम वाली। तो हमने बोला काउंटर करंट मैकेनिज्म इज पॉसिबल ड्यू टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के इतने करीब होने की वजह से ही ये काउंटर करंट बन पाता है। आप ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके होगे। करंट का मतलब होता है फ्लो, काउंटर मतलब अपोजिट, काउंटर क्वेश्चन, काउंटर का मतलब अपोजिट, अपोजिट फ्लो की वजह से ही ये पॉसिबल है। अपोजिट फ्लो कहां दिख रहा है? अभी देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, अपोजिट फ्लो दोनों लूप ऑफ हेनले के बीच में होता है, दोनों वासा रेक्टा के बीच में होता है, और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच बीच में भी है। अभी देखो कैसे, देखो वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी देखो इस डायग्राम को। ये मैंने बनाया हुआ है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये मैंने बनाया हुआ है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इन दोनों लूप ऑफ हेनले के खुद के अंदर बेटा काउंटर फ्लो है। यहाँ फिल्टर रेट नीचे जा रहा है, यहाँ फिल्टर रेट ऊपर जा रहा है, हुआ काउंटर, हुआ काउंटर, काउंटर मतलब अपोजिट फ्लो हुआ। ये वासा रेक्टा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल डिसेंडिंग वासा रेक्टा थी, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर नीचे ब्लड है, असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर ऊपर की तरफ ब्लड है। इन दोनों में आपस में काउंटर है, दोनों वासा रेक्टा में आपस में काउंटर है, दोनों लूप ऑफ हेनले में आपस में काउंटर है, और एक काउंटर है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में। यहाँ ऊपर ब्लड है, यहाँ फिल्टर रेट नीचे है, यहाँ फिल्टर रेट ऊपर है, यहाँ ब्लड नीचे है। काउंटर करंट मैकेनिज्म पता नहीं बच्चों को क्यों दिक्कत आती है, ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखो कितना आसान है।
अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को ही फोकस करो, कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके पैरेलल है, तो आपको काउंटर ऑलरेडी समझ में आ गया। अब देखो यार, ये पूरा जो आपका नेफ्रॉन है ये इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है जिसे इंटरस्टिशियम कहते हैं। इसकी अपनी एक कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे कॉर्टेक्स के अंदर आप देखोगे 300 मिली ऑस्मोल इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, और जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ आते जाते हो सबसे ज्यादा इनर मेड्यूला की कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोलैरिटी होती है। इनर मेड्यूला में होती है 1200 मिली ऑस्मोल इसकी ऑस्मोलैरिटी। जैसे जैसे नीचे गए इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई, ठीक है ना। बाहर की तरफ कम ऑस्मोलैरिटी, अंदर की तरफ ज्यादा ऑस्मोलैरिटी। और यही जो ऑस्मोलैरिटी है इस वजह से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी मूव कर पाता है और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से बेटा इलेक्ट्रोलाइट मूव कर पाते हैं। आप देखोगे कि इसी कारण से तो मूव कर पाते हैं क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी ऐसी है। और इस ऑस्मोलैरिटी को भी एक्चुअल में यही मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करती है कि अंदर इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी रहे। अभी आप देखोगे कैसे, ठीक है ना। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान दो, अंदर क्या इसके फिल्टरेट है बेटा। आपको ये ध्यान रखना है कि मैम देखो फिल्टरेट जो अंदर है ना मैम, ये फिल्टरेट जो अंदर है, जितनी बेटा अंदर फिल्टरेट की ऑस्मोलैरिटी होती है ना उतनी ही उसके बाहर की भी ऑस्मोलैरिटी होती है। अगर इन दोनों की ऑस्मोलैरिटी में चेंज है ना बेटा, अगर दोनों की ऑस्मोलैरिटी बराबर नहीं है तो चीजें मूव करने लगेंगी इधर उधर, क्योंकि परमिएबल है ना, परमिएबल है, पानी के लिए भी परमिएबल है, ये तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है लेकिन बहुत कम। तो बाहर की ऑस्मोलैरिटी अंदर से मैच कर जानी चाहिए। ऊपर नीचे कुछ भी हुआ तो चीजें मूव करेंगी। देखो कैसे, जब ये 300 ऑस्मोलैरिटी बाहर 300 है, लेकिन जैसे ही फिल्टरेट नीचे आता है बाहर की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, बाहर की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। और क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होती है अंदर से पानी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है ताकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी से मैच कर पाए। अगर यहाँ 300 है तो अंदर जाते आते ये 600 हो गया ताकि बाहर से मैच कर पाए। इसी बाहर की ऑस्मोलैरिटी की वजह से इसमें से पानी खिंचा चला आता है अपने आप बेटा वासा रेक्टा के अंदर। फिर ये 600 वाला फिल्टरेट नीचे गया तो इसको दिखा बाहर तो और ज्यादा ऑस्मोलैरिटी 800, पानी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है ताकि अंदर की भी ऑस्मोलैरिटी 800 हो जाए और ये चला जाता है वासा रेक्टा के अंदर। ऐसा ही होता है जैसे जैसे फिल्टरेट नीचे आता है अंदर की ऑस्मोलैरिटी बाहर से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। बाहर 1200 है तो यहाँ पे 1200 होती है क्योंकि यहाँ से पानी निकला जो चला गया किसके अंदर, असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर। ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपने लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी को रीअब्सॉर्ब किया, पर वो पानी कहां भेजा आपने, वो पानी आपने भेजा उसी के जो पैरेलल वासा रेक्टा है उसके अंदर वो पानी भेजा, यानी असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर जो उसके पैरेलल होगी उसी के अंदर तो भेजोगे ना बेटा। अब यहां देखो तुम, फिल्टरेट ऊपर जा रहा है, अब बाहर की ऑस्मोलैरिटी से मैच होना चाहिए। यहाँ 1200 है तो यहाँ पे भी 1200 है। अब बाहर ऊपर जाओगे तो यहाँ 1000 है पर यहाँ अभी भी 1200 है, तो यहां से क्या निकले बेटा, जो यहाँ की भी ऑस्मोलैरिटी 1000 हो जाए। ऑस्मोलैरिटी 1200 से 1000 करनी है तो बेटा ये तो पानी के लिए परमिएबल है ही नहीं ना, ये किसके लिए परमिएबल है, ये NaCl के लिए परमिएबल है। यहां से NaCl निकल जाता है ताकि इसकी ऑस्मोलैरिटी घट जाए। सॉल्यूट कम कर दोगे तो ऑस्मोलैरिटी बेटा क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी कारण से बेटा यहाँ 1000 हो जाता है जब NaCl निकला। फिर बाहर 800 है, फिर से और थोड़ा NaCl निकलेगा तो 800 हो जाएगा। यहाँ 600 है तो और थोड़ा NaCl निकलेगा। कितना इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। इसी कारण से यहां से बेटा पानी निकलता जाता है और यहां से बेटा NaCl निकलता जाता है, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है कि जितनी बाहर की ऑस्मोलैरिटी उतनी ही अंदर की ऑस्मोलैरिटी होगी। और बेटा यहां से पानी निकला तो पानी उसी के पैरेलल वाली वासा रेक्टा में गया, असेंडिंग वासा रेक्टा में। यहां से NaCl गया तो NaCl उसी की पैरेलल वाली वासा रेक्टा में गया, यानी कि डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, जो जिसके अराउंड प्रेजेंट है उसके अंदर वाली चीज चली जाएगी। लेकिन मामला यहां सिर्फ खत्म नहीं होता, ये तो एक 70% चीज हुई काउंटर करंट मैकेनिज्म की। अब आगे और क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है मैम, आगे देखो। यहां मैंने सिंपल पहले तो एक बात बोली है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी निकला वो असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर गया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl निकला वो डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर गया। बट एक 2-3 पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो अब, ठीक है ना। हम ये भी कहते हैं कि आपके कलेक्टिंग डक्ट में से कुछ यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है और इसमें से कुछ यूरिया बेटा इस इंटरस्टिशियम में रह जाता है, जिसके वजह से इस इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी आपको बेटा दिखती है 1200 मिली ऑस्मोल, हाई ऑस्मोलैरिटी। NCERT कहती है काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन एंड मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियम।
ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है आपका यूरिया और दूसरा होता है बेटा आपका NaCl। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा यूरिया कहां से आया और NaCl कहां से आया, जिसके हेल्प से आपने इस इंटरस्टिशियम की इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया। तो यूरिया तो आया मैम कलेक्टिंग डक्ट से, NaCl कहां से आया जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है। अब समझो, याद रखना कितना आसान है। पहले याद रखने का तरीका बताती हूँ। देखो, जिस वासा रेक्टा के अंदर पानी जाता है ना, वो इंटरस्टिशियम में इलेक्ट्रोलाइट को, अब मैं ना नॉर्मल पेन से लिखती हूँ, जो वासा रेक्टा बेटा के अंदर पानी जाता है वो इंटरस्टिशियम के अंदर NaCl को रिलीज करेगी, इलेक्ट्रोलाइट को। और जिसके अंदर NaCl जाता है वो इंटरस्टिशियम में पानी को रिलीज करते हैं। ये देखो, वो पानी रिलीज करते हैं, और जिसके अंदर पानी जा रहा है वो NaCl को बाहर रिलीज करते हैं। ये पहले तो याद रखने के लिए आप कर लो कि याद कैसे रहेगा। जिसके अंदर पानी गया ना, उसने बाहर क्या निकाला, NaCl। रीजन अभी समझा रही हूं। और जिसके अंदर बेटा NaCl गया ना, उसने बाहर क्या निकाला, पानी। रीजन बहुत सिंपल है भाई, रीजन बहुत सिंपल है भाई। अभी रीजन समझो, कितना इजी रीजन है भाई। तुमने क्या किया था, तुमने इस ब्लड को देखो, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300। तुम किसी भी हालत में अपने ब्लड की ऑस्मोलैरिटी नहीं चेंज करोगे। अगर ब्लड के अंदर NaCl आता रहेगा या पानी आता रहेगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी तो चेंज हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। अब देखो, डिसेंडिंग लूप ऑफ डिसेंडिंग वासा रेक्टा है ना, ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा से ब्लड नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। ब्लड नीचे जा रहा है कि नहीं, डिसेंडिंग वासा रेक्टा से ब्लड नीचे की दिशा में जा रहा है बेटा, ब्लड नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो ब्लड मैम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे था उसकी ऑस्मोलैरिटी थी 300, ठीक है ना। यहां से NaCl को घुसाते जा रहे हो तुम इस वासा रेक्टा के अंदर, क्योंकि वासा रेक्टा में भी तुम देखोगे कि बाहर की ऑस्मोलैरिटी मैच होती रहती है ना। जैसे बाहर का स्पेस है वैसे ही उसके अंदर के बेटा ब्लड की भी ऑस्मोलैरिटी होगी, जस्ट लाइक द फिल्टरेट। फिल्टरेट में भी जैसे फिल्टरेट की ऑस्मोलैरिटी है वो मैच करती है बाहर की इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी से। यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ 300 है, जैसे नीचे आया तो ब्लड नीचे आ रहा है तो नीचे नीचे तो बेटा ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ती है, एक तो आप इसके अंदर NaCl डालते जा रहे हो, दूसरा बेटा ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने का ये तरीका है उसमें से सॉल्वेंट कम कर दो, क्योंकि सॉल्वेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ऑस्मोलैरिटी। और यही इसलिए मैंने आपको बेसिक्स बताए। तो अगर आपने सॉल्वेंट निकाल दिया थोड़ा सा तो भी तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी ना, इसीलिए सम अमाउंट ऑफ पानी यहां से निकलता है। और जैसे जैसे ये ब्लड ऊपर जा रहा है तो अब ऊपर जाते आते बाहर का बेटा ऑस्मोलैरिटी कम होती जाएगी ना, 1000, 800, 600, 300। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कैसे कम हो रही है ब्लड की, एक तो इसमें पानी आता जा रहा है, पानी बढ़ेगा तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और कैसे बेटा ऑस्मोलैरिटी बढ़ा सकते हो, सोल्यूट हटा, सॉरी, और कैसे ऑस्मोलैरिटी घटा सकते हो, सोल्यूट निकाल के। इसीलिए इसमें से थोड़ा सा सोल्यूट निकल जाता है NaCl, और यही NaCl आपके स्पेस में रह जाता है जिसके कारण से ऑस्मोलैरिटी बढ़ी। NaCl कहां से आया, असेंडिंग वासा रेक्टा। यूरिया कहां से आया, कलेक्टिंग डक्ट। See how easy it is. So NaCl from your ascending vasa recta and beta urea from your collecting duct is responsible for maintaining the high osmolarity of the interstitium. देखो लिखा भी है, two main electrolyte, question direct इस पेज से आ जाएगा, that maintain high osmolarity of interstitium are NaCl and urea बेटा। NaCl from ascending vasa recta and urea from the collecting duct, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है कौन सी चीज कहाँ एंटर की। पानी गया वासा असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, उसने क्या रिलीज किया, अपोजिट चीज। NaCl गया डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, उसने क्या रिलीज किया, उल्टी चीज, यानी कि H2O। अब पढ़ते हैं बेटा मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का क्या मतलब होता है, मिक्चुरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, है ना। यूरिन कैसे पास आउट कर रहे हो, तो यूरिन पास आउट करने का एक पूरा रिफ्लेक्स होता है जिससे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो आपके ब्लैडर के अंदर पहले तो पानी नहीं, यूरिन भर गया बेटा। अब ब्लैडर के अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इसे रिफ्लेक्स क्यों बोलते हैं अभी आप समझोगे, पहले ब्रेन के पास सिग्नल जाता है फिर वापस सिग्नल आता है, देखो कैसे। तो आपके पास यूरिन भर गया बेटा, यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स है ना आपके पास, अंदर वाले इनवॉलेंट्री, बाहर वाले वॉलेंट्री। जैसे यूरिन भरता है ब्लैडर के अंदर, स्ट्रेचिंग होती है ब्लैडर के अंदर, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। जब स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो इस सिग्नल को बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाने का काम करती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ऑलवेज बेटा एफरेंट होती है ना, ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक।
सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके गई, अब यहां से बेटा मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन वापस लेके आती है। तो सबसे जरूरी है स्ट्रेच रिसेप्टर्स का एक्टिवेट होना, और वो अगर है सही से काम कर रही है तभी ये सिग्नल जा रहा है। अब मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन दो जगह पे लेके आती है, एक लेके आती है ब्लैडर के पास, ब्लैडर की स्मूथ मसल्स के पास, और एक लेके आती है आपके स्फिंक्टर के पास, ठीक है ना। जब ब्लैडर के पास मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके आती है तो ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स है, डिट्रूसर मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बेटा तब जाके आपका यूरिन बाहर आएगा, लेकिन दरवाजे भी तो खुले होने चाहिए, स्फिंक्टर्स भी तो खुले होने चाहिए। स्फिंक्टर्स नहीं खुले होंगे तो कैसे यूरिन आएगा। तो मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन जब ब्लैडर को देती है तो मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट जब स्फिंक्टर को इन्फॉर्मेशन देती है तो स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्फिंक्टर्स क्लोज्ड होंगे, लेकिन स्फिंक्टर्स को अगर ओपन करना है तो स्फिंक्टर्स रिलैक्स होने चाहिए। तो स्फिंक्टर्स की रिलैक्सेशन कैसे हुई बेटा, इसी मोटर न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन से। स्फिंक्टर्स कर गई रिलैक्स और मसल्स कर गए कॉन्ट्रैक्ट और हो गई यूरिनेशन। यूरिन कितना निकला, 1 से 1.5 लीटर पर डे। पीएच क्या हो गया बेटा 6, इट इज स्लाइटली एसिडिक। कितना यूरिया आप एलिमिनेट आउट करते हो एवरी डे बेटा, याद रखो 25 से 30 ग्राम, नॉट मिलीग्राम। गलती होती है, छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। 25 से 30 ग्राम, स्लाइटली येलोइश होता है क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव होता है बाइल पिगमेंट का जिसे बोलते हैं यूरोक्रोम, ठीक है ना। अब ये चीज आपको पता ही है बेटा कि अगर यूरिन में से ग्लूकोज या कीटोन बॉडीज बाहर आने लग जाए तो वो इंडिकेटिव होती है कि आपको एक प्रकार की डायबिटीज है जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन द यूरिन, एंड कीटोन यूरिया का मतलब होता है कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। ये दोनों चीजें इंडिकेट करती है डायबिटीज मेलाइटिस, जैसे आप शुगर के नाम से जानते हो। इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी से हुआ, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट बेटा पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है ना। किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन अगेन बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये भी बहुत 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 कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है ना। देखो 3 तरीके से रेगुलेशन एनसीईआरटी में बताया हुआ है। एक हाइपोथैलेमस के द्वारा, जो आप थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज द एडीएच का फंक्शन। देन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, दैट इज द जेजीए, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, जेजीए। एंड देन बेटा रेगुलेशन बाय योर हार्ट। कैसे रेगुलेशन होती है इन तीनों के द्वारा अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं। जैसे ऑस्मोलैरिटी का बेसिक आपको समझ में आ गया ना कि अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी कम। वैसे ही जीएफआर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझो, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट ज्यादा होना या ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम होना, इन दोनों चीजों को आप रेगुलेट कर सकते हो, जिसको आप पढ़ते हो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। जीएफआर ज्यादा होना या जीएफआर कम होना कैसे होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, द अमाउंट ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ज्यादा फिल्टरेट कैसे बन रहा है पर यूनिट टाइम, अगर मान लो आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है। ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होने का क्या मतलब होता है बेटा, ब्लड में 55% प्लाज्मा है और उस प्लाज्मा का 90% पानी है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है यानी ब्लड में पानी ज्यादा है, तो यानी कि अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है ना बेटा, या ब्लड में पानी ज्यादा है, यानी कि जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा प्रेशर, यानी ब्लड में प्रेशर ज्यादा है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना पर यूनिट फिल्टर रेट ज्यादा बनेगा, यानी जीएफआर ज्यादा होगी। देखो ये याद रखना क्यों जरूरी है बेटा, ये बेसिक्स याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा अभी आपको यही पढ़ना है हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है, जीएफआर को बढ़ाता है या घटाता है। हार्ट कैसे रेगुलेट करता है, तो जीएफआर बढ़ाता है या घटाता है, ये तो तब समझ में आएगा जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि जीएफआर ज्यादा होने का मतलब क्या है और जीएफआर कम होने का मतलब क्या है। फिल्टरेट का रेट कम है मतलब कि ब्लड में वॉल्यूम कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है मतलब ब्लड में पानी कम है, ब्लड का पानी कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है मतलब प्रेशर कम है। समझ में आ गई बेटा बात। और ओवरऑल जीएफआर कम है। ये कम और ज्यादा की सिचुएशन को आप ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3, जैसे हाइपोथैलेमस। सबसे पहले प्रॉब्लम समझना है। आप देखो डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। प्रॉब्लम समझोगे तो सोल्यूशन निकलेगा। हाइपोथैलेमस कब ऑपरेट करती है, ये ऑपरेट करती है जब जीएफआर कम है मैम। अब जीएफआर कम है का मतलब मैम ने क्या बताया कि ब्लड का वॉल्यूम कम है, यानी ब्लड में पानी कम है, यानी ब्लड का प्रेशर कम है। प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब ब्लड में अगर पानी कम है, सॉल्वेंट कम है, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, देखो कितना मस्त कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट बेसिक समझो तो बाकी सारी चीजें रिलेटेबल होती है।
क्योंकि आपसे ऐसे भी पूछेंगे ना कि ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तब हाइपोथैलेमस ऑपरेट कर रहा है या ऑस्मोलैरिटी कम है तब ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट का मतलब चालू कब हुआ? चालू हुआ जब ऑस्मोलैरिटी ज्यादा थी, यानी जब ये काम करेगा तो ऑस्मोलैरिटी को घटाएगा, ठीक है ना। तो बेटा यानी कि ब्लड में वॉल्यूम कम है, ब्लड का पानी कम है, यानी हाइपोथैलेमस जब भी काम करेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि ब्लड में पानी खींच लो, रीअब्सॉर्ब कर लो। हमने लिखा हुआ है ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करें बेटा, वो ऑस्मो रिसेप्टर। तो ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को, आपके जो बॉडी फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है, और फिर सिग्नल देते हैं बेटा टू मेक नेसेसरी चेंजेस, जिससे रेगुलेशन होगा। अभी देखो, तो काम कब किया? जब ब्लड में वॉल्यूम कम था, ब्लड का पानी कम था, ब्लड में प्रेशर कम था, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं हाइपोथैलेमस में, ये एक्टिवेट हुए, ये सिग्नल देते हैं बेटा ताकि आपके ऑस्मोलैरिटी को नॉर्मल कर सके। ये मैंने लिखा हुआ है, जो आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स होते हैं ना बेटा, जो हार्मोन्स बनाते हैं, और इसी का एक हार्मोन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर्ड होता है। ये हाइपोथैलेमस से, ये पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही इस हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के एंड में कुछ हार्मोन स्टोर्ड है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन बोलते हो, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो कि ये कलेक्टिंग डक्ट पे और डीसीटी पे एक्ट करता है, पानी को रीअब्सॉर्ब करता है। पानी रीअब्सॉर्ब होगा तो ब्लड में पानी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि जीएफआर बढ़ेगा। जो चीज कम हुई थी वो नॉर्मल हो गई। एक और तरीका है इसका जीएफआर को बढ़ाने का, ये ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ब्लड वेजल के कॉन्स्ट्रिक्शन से भी बेटा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए तो इसे वैसोप्रेसिन बोलते हैं, और उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा। जो जीएफआर कम था, जीएफआर बढ़ गया, यानी ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई। तो ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई क्योंकि ब्लड में पानी कम था, जीएफआर कम था, पानी कम था, यानी कि ऑस्मोलैरिटी ज्यादा थी, तो ये एक्टिवेट हो गए। इसने सिग्नल दिया बेटा ऑस्मो रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस को कि आपका जो एडीएच स्टोर्ड है ना, उसको रिलीज कर दो, और फिर ये वाला काम कर दो, जीएफआर को बढ़ा दो, ठीक है ना। अब देखो मैम, जेजीए क्या करता है? जेजीए भी बेटा बिल्कुल देखो, या तो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus कैसे काम करता है ये समझ लो, या तो इसको कई जगह पे रास मैकेनिज्म भी कहते हैं। RAAS का मतलब है रेनिन, जो कि बेटा किससे प्रोड्यूस हुआ था, होता है जेजी सेल्स, एफरेंट आर्टेरियोल, अभी आपने पढ़ा था। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी बोलते हैं, रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और ये भी तभी ऑपरेट होता है बेटा हाइपोथैलेमस के जैसे जब जीएफआर कम है। जीएफआर कम है का मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी ब्लड में पानी कम है, यानी ब्लड का प्रेशर कम है। बेटा बार बार बोल रही हूँ, इन सारी चीजों को बोला करो, ये बेसिक्स हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मत रटो। सब वही, सारा मामला तो बेटा एनसीईआरटी का ही, हम कुछ अलग थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब वही पढ़ाते हैं बेटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बस ये है कि कुछ बेसिक्स बताने का तरीका और जो समझाने का तरीका है बस वही अलग हो सकता है ना। तो एनसीईआरटी ही है, इसको ध्यान से सुनो बस, है ना, हो जाएगा, टेंशन ना लो। देखो मैंने, और कंसेप्ट को लेके चलो हमेशा। तो ब्लड में जीएफआर कम है मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी कि ब्लड में पानी कम है, यानी ब्लड का प्रेशर कम है। तब ये भी काम करता है, कैसे काम कर रहा है? तो सिग्नल मिलता है बेटा जेजी सेल्स को कि जीएफआर कम हो गया, इसे नॉर्मल करो। जेजी सेल्स प्रोड्यूस करता है रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन, ये क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन कहां से है अभी बताती हूँ। तो रेनिन निकला जेजी सेल से, उसने एंजियोटेंसिनोजन नाम के एक फैक्टर को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। अब सारे फंक्शंस ये एंजियोटेंसिन 2 करता है, जैसे कि डायरेक्टली पीसीटी पर एक्ट करता है और वहां से सोडियम और पानी की रीअब्जॉर्प्शन करेगा। पानी रीअब्जॉर्ब हुआ अगर, तो पानी से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो जीएफआर बढ़ेगा। ये बेटा एड्रीनल ग्लैंड पर भी एक्ट करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंजियोटेंसिन 2 कैन एक्ट ऑन एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करके उसके हार्मोन को रिलीज कराता है, जो अभी हमने कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में पढ़ा कि एल्डोस्टेरोन इज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाया कॉर्टेक्स से, इसी एंजियोटेंसिन 2 ने, एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, पीछे पीछे पानी भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका जीएफआर बढ़ता है। और एक और बेहतरीन मैकेनिज्म ये करता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जीएफआर बढ़ता है। ये भी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करता है एंजियोटेंसिन 2, जस्ट लाइक वैसोप्रेसिन। एक इकलौता ऐसा फैक्टर बेटा जो इंक्रीज जीएफआर के केस में प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हाइपोथैलेमस और रास मैकेनिज्म दोनों काम करते हैं जब जीएफआर कम है। ये इकलौता ऐसा फैक्टर है जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, यानी ब्लड में पानी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, इंक्रीज जीएफआर है, तभी ये ऑपरेट करता है।
ठीक है ना। अब देखो जब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगी तो हार्ट से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ज्यादा होगा, इसी से वो डिटेक्ट कर पाएगा कि ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गई है, जीएफआर ज्यादा हो जाएगा। इस रिस्पॉन्स में हार्ट की जो एट्रिया की वॉल है ना बेटा, वो प्रोड्यूस करती है एक फैक्टर एएनएफ, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल क्योंकि एट्रिया की वॉल प्रोड्यूस कर रही है, नेट्रीयूरेटिक फैक्टर क्यों बोलते हैं अभी आप समझोगे, ठीक है ना। तो बेटा ये इकलौता ऐसा फैक्टर है जो कब प्रोड्यूस हुआ, जब आपकी जीएफआर ज्यादा थी, तो ये जीएफआर को कम करेगा। सबसे पहले जीएफआर को कम करने के लिए एक चेक्स अपॉन रास एनसीईआरटी कहती है। चेक्स अपॉन रास का क्या मतलब है यार, रास मैकेनिज्म काम नहीं करनी चाहिए, रास को ये चुप कर देता है, इनहिबिट कर देगा। इट switches off the RAS mechanism, ठीक है ना, it switches off the RAS mechanism, it checks upon RAS, basically inhibit the RAS। RAS नहीं होगा तो बेटा रेनिन नहीं होगा, एंजियोटेंसिन नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं होगा। अगर एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो आपका सोडियम और पानी जो डीसीटी से रीअब्सॉर्ब हो रहा था वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम कहाँ जाएगा, फिल्टरेट में, फिल्टरेट में रह जाएगा ना, वो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है और यूरिन के थ्रू बाहर आएगा। और यूरिन से जब सोडियम आयंस बाहर आते हैं उसी को बोलते हैं नेट्रीयूरेटिक। नेट्री का मतलब होता है सोडियम, सोडियम यूरिन में से बाहर आ रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। इकलौता ऐसा फैक्टर जो ब्लड वेसल्स की डायलेशन करता है। देखो एंजियोटेंसिन 2 भी वेसो कंस्ट्रिक्शन, वैसोप्रेसिन भी वेसो कंस्ट्रिक्शन, ये वेसो डायलेशन करता है जिससे ब्लड प्रेशर घटे और जीएफआर घटे, ठीक है ना। तो ये तीनों ऐसे काम करते हैं। अब ये तो बहुत ही बेटा थ्योरेटिकल है। अदर देन बेटा किडनीज देयर आर फ्यू मोर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जैसे लंग से भी वाटर H2O या बेटा 200 ml पर मिनट CO2 भी आप एलिमिनेट आउट करते हो। ये डेटा एनसीईआरटी का है बेटा, 200 ml पर मिनट CO2 इज एलिमिनेटेड आउट। लिवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, उसमें से तो बहुत सारी चीजें एलिमिनेट आउट होती है, लिवर पे बड़ा लोड होता है बेटा। ये बाइल सिंथेसाइज करती है, बाइल जूस में ही बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो एलिमिनेट होते हैं। लिवर से कोलेस्ट्रॉल एलिमिनेट होता है, जो मतलब खराब हुए स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, ड्रग्स एलिमिनेट आउट होते हैं, विटामिन एलिमिनेट आउट होते हैं, बहुत सारी चीजें बेटा आपके बाइल में ही इतनी सारी चीजें बेटा लिवर की आ जाती है जिसके थ्रू बेटा वो चीज एलिमिनेट हो जाती है। और बाइल अल्टीमेटली आपके डाइजेशन में रोल प्ले करता है ना, तो खाने में बाइल जूस मिक्स होता है ना जिसके हेल्प से डाइजेशन कर रहे होते हो, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट ही तो बाहर जाता है स्टूल्स के फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में। तो थ्रू फीसेस का मतलब होता है थ्रू द स्टूल्स, स्टूल्स के थ्रू ये सारी चीजें रिमूव हो रही होती है बेटा। जो बाइल जूस में है, बाइल अल्टीमेटली डाइजेशन में रोल प्ले करता है, कैसे करता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, और बाइल में ही ये सारी चीजें हैं। तो आप इसी के थ्रू बेटा फीसेस में से आप चीजों को एलिमिनेट आउट करते हो। फीसेस मींस योर अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड वेस्ट। स्किन में होते हैं आपके पास स्वेट ग्लैंड्स, जिसे सोडोरिफिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इसमें से पसीना निकलता है, पसीना बहुत अच्छा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी चीज है। इसमें से बेटा बहुत सारी चीजें आप एलिमिनेट आउट करते हो, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन तो वैसे कूलिंग है, बॉडी की कूलिंग होती है प्राइमरी फंक्शन स्वेटिंग का, बट इसमें से कुछ अमाउंट में यूरिया, कुछ अमाउंट में लैक्टिक एसिड, NaCl और पानी भी एलिमिनेट आउट होता है। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं बेटा सिबेशियस ग्लैंड, जिनका प्रोडक्ट होता है ऑयल, सीबम। जैसे स्वेट ग्लैंड का प्रोडक्ट है स्वेट, इसका प्रोडक्ट है बेटा सीबम या ऑयल। ऑयल के थ्रू भी आप बेटा बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, स्टेरॉइड्स को भी एलिमिनेट आउट करते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट, नो बकवास, सीधी बात पूछी जाती है। कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आपके सलाइवा से भी बाहर होते हैं, ये भी एनसीईआरटी कहती है। अब बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स की बेटा, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलस आपकी फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, आपकी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में अगर प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में अगर प्रॉब्लम हो गई तो जो नॉर्मल चीजें फिल्टर आउट हो रही थी, सिर्फ प्लाज्मा पार्ट, उसके अलावा भी प्रोटीन्स भी फिल्टर आउट हो जाएगी, दिक्कत हो गई है, डैमेज हो गई है मेम्ब्रेन, यूजफुल चीजें भी लूज आउट होने लगती हैं वाया यूरिन इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई या फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। फिर बात करते हैं किडनी स्टोन्स, जो बहुत कॉमन है, रीनल कैल्क्यूलाई, द स्टोन्स ऑफ द किडनी। कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट्स होते हैं, इनसॉल्युबल मास होता है, ठीक है ना। अलग अलग तरीकों से आप किडनी स्टोन्स को ट्रीट कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट्स होते हैं, यूरिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं जो किडनी में बन जाते हैं। ऑफकोर्स आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया होगा, मे बी, है ना, पानी कम पी रहे हैं उस वजह से भी हो सकता है। किडनी स्टोन्स को बोला जाता है रीनल कैल्क्यूलाई, रीनल कैल्क्यूलाई, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बेटा यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब होता है, यूरेमिया का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड।
यूरीमिया मतलब ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो गया बेटा, ठीक है ना, यूरिन में नहीं, यूरिन से तो पास आउट करोगे ही। तो यूरिया का एक्यूमुलेशन जब ब्लड में होता है तो उसे बोलते हैं यूरीमिया, ठीक है ना। अब इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। हो क्यों रहा है? हो सकता है आपकी किडनी मैल फंक्शनिंग हो गई है, मैल फंक्शनिंग मतलब अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इस केस में बेटा क्या किया जाता है? हीमोडायलिसिस। आपने बहुत सुना भी होगा, ये एक इकलौती ऐसी बीमारी है जिसको एनसीईआरटी ने अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट को दे रखा है कि जिसके ब्लड में यूरिया एक्युमुलेट होता जा रहा है, यूरिन से बाहर नहीं आ रहा है, किडनी खराब हो गई है, तो हीमोडायलिसिस कर दो। हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है ना बेटा, एक आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप है। तो आर्टिफिशियल किडनी के सेटअप को बेटा यूज करके आप क्या करते हो बेटा, इस यूरिया जो आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हुआ है ना, इसको फिल्टर आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। मतलब नेचुरली तो किडनी नहीं कर रही है, तो कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, ऐसे पेशेंट में हीमोडायलिसिस कैसे की जाती है, इसको थोड़ा समझते हैं। अभी आप देखोगे बेटा, देखो हम हीमोडायलिसिस को थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक आर्टिफिशियल किडनी का सेटअप होता है, ये हमने हाथ बनाया हुआ है सपोले का, जिसके ब्लड में बेटा, नो 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 नो, सपोला नहीं बोलते यार, ठीक है ना, ये पेशेंट का हाथ है जिसके ब्लड में यूरिया ज्यादा हो गया है, यूरीमिया की कंडीशन है। तो इसके ब्लड को बाहर निकालते हैं हम, एक कन्वीनियंट आर्टरी जहां से आसानी से आप ब्लड निकाल सको। तो यहाँ आर्टरी से आपने ब्लड निकाला, रेडियल आर्टरी है आपके हाथ में, यहाँ से ब्लड को निकाला। क्लॉट ना करे तो आपने एक एंटी कोगुलेंट ऐड कर दिया, हेपारिन, कोई अनवांटेड रिएक्शन ना हो तो इसकी कूलिंग कर दी आपने बेटा 0 डिग्री पे, ठीक है ना। आपने एंटी कोगुलेंट ऐड कर दिया ताकि इसमें कोई भी बेटा क्लॉटिंग ना हो। और फिर इस ब्लड में जिसमें आपका यूरिया बहुत ज्यादा है, इसको फिल्टर आउट करना है आर्टिफिशियल किडनी से, क्योंकि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। ऐसा सा एक सेटअप होता है जिसमें ये ट्यूब्स लगी होती है, ऐसे कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है इन ट्यूब्स में, जहां से सेमी परमिएबल है ये, इसमें छेद होते हैं, पोरस होती है, सेमी परमिएबल होती है, जिसमें से चीजें पास आउट होती हैं। लेकिन इस चेम्बर के अंदर जिसमें से ये ट्यूब्स बेटा पास हो रही है, ये ट्यूब जिस चेम्बर में है, इस ट्यूब के आसपास एक फ्लूइड होता है जिसका बहुत बड़ा रोल है, इसे बोला जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड। ऐसे क्या बोला जाता है? डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलाइजिंग सोल्यूशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा के। रीजन है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, रीजन है, अभी समझाऊंगी। सो दिस सेलोफेन ट्यूब के चारों ओर जो फ्लूइड है जिसे डायलाइजिंग सोल्यूशन बोल रहे हो, इसका कॉम्पोजिशन सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा के, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जब आपका ब्लड बेटा यहां से पास होता है जिसमें यूरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो बाहर का फ्लूइड है ना, इसमें यूरिया नहीं है, बाकी सब कुछ है जो आपके प्लाज्मा में है। यूरिया बड़ी आसानी से हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, डायलाइजिंग सोल्यूशन में नहीं है, वेरी इजीली पैसिवली मूव कर जाती है। इसीलिए इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में यूरिया नहीं रखा ना, ताकि पैसिवली मूव कर जाए सेलोफेन ट्यूब से, पोरस है, लेकिन बाकी सब कुछ ब्लड जैसा रखा, प्लाज्मा जैसा, ताकि यूजफुल चीजें बाहर ना आए। तो बेटा इस डायलाइजिंग सोल्यूशन को एक साइड से फ्रेश ऐड भी करते रहते हैं, एक साइड से यूज्ड वाला निकालते भी रहते हैं। यूरिया निकलता जाता है, सेलोफेन ट्यूब से आप ब्लड को पास करते हो, ब्लड फिल्टर आउट हो गया बेटा। लेकिन इसे कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, एक बार करोगे तो ऐसा थोड़ी अगली बार बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा नहीं, तो रिपीटेडली करना पड़ता है। एक्सपेंसिव, वेरी वेरी पेनफुल, ऑब्वियस सी बात है। ब्लड को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आए, कोगुलेंट ऐड करोगे क्योंकि पहले एंटी कोगुलेंट ऐड किया था, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आने के बाद अगेन बेटा कन्वीनियंट वेन्स के थ्रू आप इसे ब्लड में बॉडी में ब्लड को वापस से रिटर्न कर दोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि सेलोफेन ट्यूब सेमी परमिएबल पोरस हो गई, आपने डायलाइजिंग सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन क्या रखा है? सिमिलर टू प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना, इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। और आखिरी चीज जो एनसीईआरटी ने दी हुई है वो है किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर। किडनी फेल हो गया, किडनी अब काम ही नहीं कर सकता है बेटा, अब थोड़ा खराब नहीं है, मैक्सिमम खराब हो गया, तो अल्टीमेट ऑप्शन बचता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दो। एक सूटेबल डोनर को ढूंढा जाएगा, डोनर ढूंढने के बाद बेटा किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। क्लोज रिलेटिव से सबसे पहले मैच करते हैं, है ना। आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी पढ़ा है बेटा, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC एक होता है, ठीक है ना। मेजर MHC को मैच किया जाता है बेसिकली, और मैक्सिमम जब टिश्यू मैचिंग हो जाती है ना बेटा, कि ये भैया इसके साथ सबसे हाईएस्ट मैचिंग है, फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। जब भी सर्जरी की जाती है तो बंदे को इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं सर्जरी के दौरान, कि उसकी इम्यून सिस्टम ना अनवांटेड रिस्पॉन्स ना जनरेट करे सक्सेसफुल सर्जरी के लिए। और उसको लाइफ लॉन्ग भी ऐसे इम्यूनो सप्रेसेंट्स बेटा लेने पड़ सकते हैं, ताकि अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना हो, ठीक है ना। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर था, बट काफी डायग्राम्स की मदद से आपको
अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़े, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए बेटा, अगला लेक्चर भी छोटा सा ही है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखो लेक्चर्स आते रहेंगे बट बेटा सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ाई करेंगे। कंटेंट तो बेटा हर जगह अवेलेबल है, ज्ञान हर जगह अवेलेबल है, अच्छा ज्ञान हर जगह अवेलेबल है बेटा, ठीक है ना। पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ लेता है, ठीक है ना। फ्री बैचेस में भी इतने अच्छे कंटेंट होते हैं, सब बेटा इतने सारे लोग अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। टीचर तो सारे मेहनत करते हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें दे पाए, और हर कोई बेटा अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट करता है। आप बढ़िया से पढ़ें बेटा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो डज नॉट मैटर कि कौन पढ़ा रहा है ना। चलिए इसी बात के साथ में हैप्पी न्यू ईयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको लेक्चर। मैं गाना आपको सुना देती हूँ, कि पता नहीं मैंने पिछली क्लास में आपको क्या गाना सुनाया था, बट चलो अभी सुनाते हैं आपको। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।